हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के जो है सेमेस्टर फिफ्थ। देखिए, ये सेमेस्टर फिफ्थ का जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एम्प सिस्टम यूके एंड यूएसए। हमारा यूके जो था सिलेबस ख़त्म हुआ, अब हमारा जो है यूएसए पे हम आए हैं। यानी ये फिफ्थ सेमेस्टर का है, बीए फाइनल ईयर के बच्चे के जिनके उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। आज जो हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर करेंगे ठीक है। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका के विषय में होगा। अमेरिका के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम अमेरिका के संविधान के विषय में जानेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के रूल रेगुलेशन अपनाए जाते हैं और अपने जो है अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं, और इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी की अपनी क्या विशेषता होती है। लेकिन ये सब करेंगे तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, ये जो है सेमेस्टर फिफ्थ है। फाइनल ईयर सेमेस्टर्स जो है फिफ्थ है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम आज करने जा रहे हैं अमेरिकन कांग्रेस। यानी अमेरिकन कांग्रेस का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति का, अमेरिकन कांग्रेस का, सर्वोच्च न्यायालय का, यहाँ पर तीनों ही जो है उनके पास कुछ न कुछ शक्तियाँ हैं, जिनके वजह से अमेरिका का जो सदन है, अमेरिका जो है शक्तिशाली बनी है। तो इसके में हमने जो डिस्कस पहले किया था वो अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर किया था। अब जो है हमारा अमेरिकन कांग्रेस। तो अमेरिकन कांग्रेस की बात अगर करें हम, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र की वैधानिक शक्तियाँ कांग्रेस को दी गई है। यानी वैधानिक शक्तियाँ यानी रूल रेगुलेशन बनाने की सारी शक्तियाँ जो है कांग्रेस के पास निहित है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में लिखा गया है कि विधि निर्माण संबंधी दी गई सभी शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस में निहित होगी, जिनमें सीनेट तथा प्रतिनिधित्व सदन नाम के दो सदन होंगे। अमेरिकन कांग्रेस द्विसदनीय विधानमंडल है और कांग्रेस के निम्न सदन को प्रतिनिधित्व सदन और ऊपरी सदन को जो है सीनेट कहा जाता है। यानी इसकी अगर देखा जाए तो निम्न सदन को जो है प्रतिनिधि सदन कहते हैं और ऊपरी सदन को जो है सीनेट का नाम दिया गया है। सीनेट प्रतिनिधि सदन के सबसे अधिक शक्तिशाली है, जबकि अन्य देशों में या तो दो सदनों की शक्तियां सामान्य है या फिर निम्न सदन ऊपरी सदन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। आध्यात्मिक शासन प्रणाली होने के कारण कांग्रेस का जो है राष्ट्रपति पर अधिक नियंत्रण नहीं है। यानी कांग्रेस का राष्ट्रपति पर नियंत्रण नहीं होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहाँ बात हम करें अमेरिकन कांग्रेस की संरचना, शक्ति और कार्य प्रणाली की, तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम व्यू से कि इसके पावर, कंपोजिशन, फंक्शन अमेरिकन कांग्रेस के जानना जरूरी है। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की विधान पालिका को कांग्रेस कहा जाता है। यानी विधान पालिका का मतलब यही होता है जहां रूल रेगुलेशन बनाई जाती है। यह द्विसदनीय विधान पालिका होता है, जैसे हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि एक ऊपरी सदन होती है, एक निचली सदन होती है। यहाँ पर अगर बात करें हम ऊपरी सदन को तो सीनेट के नाम दिया गया है। सीनेट जो होती है ऊपरी सदन होती है, और निचले सदन के जो प्रतिनिधित्व होते सदन होते हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में यह निर्णय लेने के समय सबसे कम वार्तालाप हुआ कि संघ की विधान पालिका द्विसदनीय होना चाहिए, क्योंकि संविधान बनाने वाले पहले जो थे द्विसदनीय विधान पालिका से परिचित थे। उन्होंने इंग्लैंड में और अमेरिकन बस्तियों में इस प्रकार के प्रावधान देखा था। द्विसदनीय विधान पालिका
अपनाने का यह भी कारण था कि यहाँ पर संविधान बनाने वाले जहाँ ऊपरी सदन के निचले सदन की स्वीकृति रोकने के लिए स्थापित करना चाहते थे, वहाँ उनका यह भी लक्ष्य था कि सीनेट राष्ट्रपति की सलाहकारी परिषद की तरह कार्य करेगी। पहले लक्ष्य में काफ़ी सीमा तक सफलता प्राप्त हुई, परंतु दूसरी लक्ष्य में नहीं। राष्ट्रपति वाशिंगटन ने सीनेट का जो है परिषद की तरह प्रयोग करना चाहा था, परंतु उनका प्रयोग असफल रहा। अगर बात करें यहाँ द्विस्तरीय विधानमंडल बनाने का सबसे बड़ा कारण छोटे छोटे राज्यों को शांत करना भी था, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका जो है 50 राज्यों में बटे हुए हैं प्रेजेंट समय में। छोटे राज्यों को संतृप्त करने के लिए यह निर्णय किया गया कि उप सदन जो है सीनेट में प्रत्येक राज्य के सामने प्रतिनिधित्व दिया जाए, चाहे कोई भी राज्य बड़ा हो या छोटा हो, जनसंख्या थोड़ी हो या अधिक। इस प्रकार यदि कांग्रेस के प्रतिनिधित्व सदन सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है तो सीनेट संघीय इकाई का भी करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है। यदि यहाँ पर हम बात करें प्रतिनिधि सदन का यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिनिधि सदन की जो है सदस्यों की संख्या 435 निश्चित की गई है। 435 जो है सुनिश्चित की गई है। ये सदस्य समस्त राष्ट्र द्वारा व्यास मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं, यानी 18 वर्ष के जो आयु रखते हैं उसको व्यास मताधिकार कहते हैं। प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष है उसे मत डालने का अधिकार प्राप्त है। अमेरिका का कोई भी नागरिक जिसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका का निवासी हो और जिस चुनाव क्षेत्र में यह चुनाव लड़ना चाहता है उसमें मतदाता हो, प्रतिनिधि सदन का चुनाव लड़ सकता है। और प्रतिनिधि सदन के सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 2 वर्ष से पहले राष्ट्रपति इस सदन को भंग नहीं कर सकता है। इस तरह इस सदन की अवधि 2 वर्ष निश्चित की गई है। सदन के सदस्य अपने में से किसी को भी सदन का अध्यक्ष चुनते हैं, जिसे स्पीकर कहा जाता है, यानी उन्हीं में से एक व्यक्ति को चुना जाता है जिसको हम स्पीकर के नाम से जाने जाते हैं। यदि बात हम करें यहाँ पर सीनेट की, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सीनेट जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, जिसके विषय में हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको हर एक वीडियो देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सीनेट कांग्रेस का ऊपरी सदन है और यह राज्य के प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2 सदन भेजने का अधिकार प्राप्त है और आज का संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं और इस तरह सीनेट की सदस्य की संख्या 100 मानी गई है, क्योंकि प्रत्येक राज्य का 2 प्रतिनिधित्व जो होता है सीनेट के सदस्य हो सकते हैं प्रत्येक राज्य से। तो 50 राज्य है तो 100 इसका मतलब सदस्य होंगे। सीनेट के सदस्य अपने राज्य के नागरिक के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और अमेरिका का कोई भी नागरिक जिसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो और कम से कम 9 वर्ष से अमेरिका का निवासी हो और उस राज्य का रहने वाला हो जहां से चुनाव लड़ना चाहता है, सीनेट का चुनाव लड़ सकता है। सीनेट एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात रिटायर हो जाते हैं, यानी 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं सीनेट के सदस्य, इसलिए इसको सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है, कहते हैं अगर रिटायर होने के वाले सदस्य दोबारा चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी जो वहाँ के उपराष्ट्रपति होता है वो सीनेट का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। अगर हम बात यहाँ पर करें कि दोनों सदनों का आपसी संबंध, तो इसमें कोई राय नहीं होगा। कहते हैं अमेरिकन कांग्रेस के दोनों सदनों का कानूनी निर्माण के सामान्य अधिकार प्राप्त है और साधारण बिल किसी भी सदन में पेश हो सकता है और दोनों सदनों से पास होकर ही राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जा सकता है। धन बिल जो है केवल प्रतिनिधित्व सदन में पेश हो सकता है, परंतु सीनेट उनमें हर प्रकार का संशोधन कर सकती है। शीर्ष के अतिरिक्त सीनेट धन बिल की सभी धाराओं को बदल सकती है और इसी प्रकार रद्द भी कर सकती है। दोनों में यदि किसी बिल पर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो एक समझौता समिति यानी कॉन्फ्रेंस कमेटी के द्वारा उसे दूर करने का प्रयत्न भी किया जाता है। दोनों सदन मिलकर जो है ये संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पास कर सकते हैं और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार सीनेट को ही प्राप्त है, प्रतिनिधि सदन को नहीं। राष्ट्रपति जो भी नियुक्तियां करता है और विदेश से जो भी संधियां करता है उन पर सीनेट का स्वीकृति लेना अत्यंत आवश्यक है। दोनों सदन मिलकर ही जो है न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। महाभियोग में आरोपी प्रतिनिधि सदन के द्वारा लगाया जाता है और निर्णय सीनेट के द्वारा ही की जाती है। तभी तो सीनेट जो है यहाँ पर काफ़ी शक्तिशाली और इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है।
यदि बात करें हम कांग्रेस के कार्य और शक्तियों के ऊपर, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आ जाता है कि फंक्शन एंड पावर ऑफ कांग्रेस। संविधान के अनुच्छेद का 1 में कहा गया है कि सभी विधायिक शक्तियाँ कांग्रेस को दी गई जाती है और इसलिए कांग्रेस का मुख्य कार्य कानून बनाना होता है। यानी जो है संविधान का अनुच्छेद 1 में सारी बातों का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और ये कानून बनाने का अधिकार जो है कांग्रेस के पास है। परंतु निषेध और संतुलनों के सिद्धांतों के अनुसार कांग्रेस को अधिकार कार्यकारियों को अन्य शक्तियां भी प्राप्त है। इस प्रकार अगर कांग्रेस के पास महान शक्तियां हैं परंतु ये सीमित है। सीमित पर कारण है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय कांग्रेस के पास महान शक्तियां हैं, यानी संघीय होने के कारण शासन प्रणाली और संविधान के अनुसार इस क्षेत्र में निश्चित किया जाता है जिसमें रहकर ही कार्य कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। अगर हम विधायिक शक्तियों की बात करें तो कांग्रेस का मुख्य कार्य कानून बनाना है और यह संविधान के द्वारा निश्चित विषयों पर कानून बना सकता है। जैसे कि यहाँ पर विषय बांटा गया, वर्ण किए गए दिए हुए विषय, लुप्त शक्तियाँ, समवर्ती शक्तियाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है कांग्रेस के पास विद्यमान है जिसमें वैधानिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। कांग्रेस को दी गई सौंपी गई शक्तियां वे हैं जिनके वर्णन संविधान में कर दिया गया है और ये नीचे लिखे विषय हैं जिन पर वो कानून बना सकती है, जैसे टैक्स लगाना, उधार लेना, सिक्का बनाना, कारखाने और डाक के सड़कों बनाना, राज्य के आपसी व्यापार और विदेशी व्यापार के नियम बंद करना, संघीय न्यायालय स्थापित करना, सेना खड़ी करना, ये बनाना रखना, युद्ध की घोषणा करना और विदेशी नीति को चलाना। तो ये सारे जो होते हैं कांग्रेस के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी शक्तियां जो है उसके पास है, यानी यहाँ पर युद्ध घोषणा करने का भी सारा जो है दमनवार जो होती है कांग्रेस के पास होती है। तो ये कांग्रेस काफ़ी स्ट्रांग होती है इस जगह पे। कहते हैं वर्णित शक्तियों के अतिरिक्त कांग्रेस लुप्त शक्तियाँ का भी प्रयोग करता है जिनका संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। इन शक्तियों को जन्म संविधान से पहले अनुच्छेद धारा 8 से हुआ था जिसके अनुसार पीछे वर्णन किए गए सारी शक्तियां का जो है भली प्रकार कानून लागू करने के लिए कांग्रेस अवश्य है और उचित जो है कानून बना सकती है। इसलिए आवश्यक है कि उचित शब्दों में ही कांग्रेस को नई शक्तियां मिले। उदाहरण सेना खड़ी करना, बनाना, वर्णित कर शक्तियां और इनमें से ही सैनिक और जल सेना के लिए आकाशगमय खोलना लुप्त शक्तियों के रूप में अस्तित्व में आई है। और इस प्रकार ही जो है कर लगाने के वर्णित शक्तियों में बैंक खोलने, व्यापार नियंत्रण करने, सड़क बनाने, स्कूल खोलने की शक्ति निकलती है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि कांग्रेस किसी भी शक्ति को जो है किसी भी शक्ति के साथ जो है दुर्व्यवहार करे, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाई गई है। ठीक है, आवश्यक और उचित कर ले सकती है, यानी किसी से भी शक्तियाँ जो है उचित रूप में ली जा सकती है। यदि इस प्रकार होता है तो शीघ्र ही जो है संयुक्त राज्य अमेरिका एकात्मक राज्य बन जाता है। कौन सी शक्तियां उचित लुप्त शक्ति है इसका निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय करती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आता है। संविधान के अनुसार कुछ समवर्ती शक्तियां भी रखी गई है जिन पर कांग्रेस तथा राज्य दोनों का ही अधिकार होता है, परंतु अंतिम निर्णय कांग्रेस के हाथों में होती है। इसलिए कांग्रेस जो है काफ़ी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूप में दिखती है। ये विषय है कांग्रेस के चुनाव, आयकर लगाना, दिवालियापन आदि। यानी कोई भी बिल दोनों सदनों के पास होकर राष्ट्रपति के पास इसकी स्वीकृति के लिए जाती है और राष्ट्रपति एक बार बिल पर अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है। यदि कांग्रेस दोनों सदनों 2/3 बहुमत से उसे दोबारा पास कर दे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति देनी नहीं पड़ती, यानी यहाँ पर राष्ट्रपति कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगर निचला सदन और ऊपरी सदन दोनों की बहुमत 2/3 से प्राप्त हो जाती है तो कांग्रेस जो है उस रूल को राष्ट्रपति के बिना भी लागू कर सकती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। उदाहरण स्वरूप जो है सितंबर 1982 में कांग्रेस के राष्ट्रपति रीगन द्वारा पूरक व्यय विधायक पर किए गए वोटों को रद्द कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इसको लागू किया गया था, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है। यदि बात यहाँ पर हम करें संवैधानिक कार्य का, तो यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन कांग्रेस के संविधान में संशोधन करने का एकाधिकार प्राप्त नहीं है, यानी एक डायरेक्टली एकाधिकार प्राप्त के रिगार्डिंग नहीं कर सकता है, परंतु संविधान की संशोधन विधि में इसका महत्वपूर्ण भाग होता है। संविधान में संशोधन का सुझाव केवल कांग्रेस के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत की स्वीकृति से दिया जा सकता है। राज्य इसके पश्चात ही संवैधानिक संशोधन की जो है स्वीकृति देते हैं। कांग्रेस ये निर्णय करती है और संशोधन के लिए राज्य के द्वारा दी जाने वाली स्वीकृति के लिए दोनों विधायों में से कौन सी विधि अपनाई जाएगी। तत्पश्चात यह है कि सर्वसाधारण सम्मेलन के द्वारा स्वीकृति दी जाए या विधानमंडलों के द्वारा। तो ये सारे कार्य जो है कांग्रेस के द्वारा की जाती है। अगर यहाँ हम बात करें चुनाव संबंधी कार्य का,
तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में डाले गए मतों की गणना कांग्रेस के द्वारा ही की जाती है। यदि राष्ट्रपति के पद के लिए किसी उम्मीदवार को निर्वाचन मंडल द्वारा डाले गए मतों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो कांग्रेस का निम्न सदन सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले 3 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति का चुनाव करता है। प्रतिनिधि सदन में प्रत्येक सदस्य एक वोट नहीं डालता है, बल्कि प्रत्येक राज्य के एक मत डालने का अधिकार प्राप्त है, यानी प्रत्येक राज्य में से एक ही मत डाला जाएगा। यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले 2 उम्मीदवारों में से सीनेट उपराष्ट्रपति का चुनाव स्वयं ही करती है। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव करते समय सीनेट का प्रत्येक सदस्य एक वोट ही डालते हैं। जहां पर सीनेट की 2 सदस्य होते हैं वहां उनमें से सिर्फ एक सदस्य को वोट डालने का यहां पर अधिकार दिया जाता है। कहते हैं दोनों सदन अपने सदस्य के लिए चुनाव संबंधी योग्यताओं का निश्चित करती है। किसी भी सदन को भ्रष्टाचार या बेईमानी के दोष पर सदन के निकाल भी सकती है। 1936 में सीनेट ने अपने एक सदस्य विलियम्स एस वेलर्स को इस आधार पर सदन में नहीं बैठने दिया था कि उसे चुनाव में बहुत अधिक खर्च किया था। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में है। यदि बात यहाँ पर करें कार्यकाली कार्य का तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन कांग्रेस के राष्ट्रपति की कार्यकाल शक्तियों में भागीदारी बनाया गया है। राष्ट्रपति द्वारा दी गई नियुक्तियों पर जो है सीनेट की स्वीकृति अवश्य ली जाती है और इसी प्रकार राष्ट्रपति विदेशी संबंधों के संबंध में केवल बातचीत ही कर सकता है और संधि तभी लागू हो सकती है यदि सीनेट संधि को 2/3 बहुमत से स्वीकार करे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को सेनाओं का जो है मुख्य सेनापति बनाया गया है, परंतु युद्ध की घोषणा केवल कांग्रेस ही कर सकता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को सेनाओं का मुख्य सेनापति बनाया गया है, लेकिन राष्ट्रपति जो है युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति सिर्फ जो है युद्ध की हालात पैदा कर सकते हैं, तो जिसमें जो है कांग्रेस को जो है युद्ध की घोषणा करना ही पड़ता है। यानी देखा जाए तो युद्ध की घोषणा करने की सारी शक्तियां जो है कांग्रेस के पास है। अगर न्याय शक्ति की बात करें तो कांग्रेस के दोनों सदनों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और बड़े अधिकारियों के विरुद्ध देशद्रोह, रिश्वत या भ्रष्टाचार के अपराधों के आधार पर महाभियोग चला सकता है। यानी हटाने की पूरी प्रावधान जो है कांग्रेस के पास है। यानी महाभियोग द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय हो, राष्ट्रपति हो, उच्च न्यायालय हो, न्यायाधीशों को जो है हटाने की प्रावधान है। इसके अनुसार प्रतिनिधि सदन की किसी भी व्यक्ति पर जो है बहुसम्मति से दोष लगाकर सीनेट को भेज देता है और सीनेट इस पर विचार करने के लिए अपने आप को न्यायालय का रूप दे देती है, यानी अपने आप में न्यायालय बन जाती है। यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध यह जो अभियोग चला रहा है तो सीनेट के सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को करना पड़ता है। यानी उपराष्ट्रपति वहां से हट जाता है और यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही न्यायालय का फैसला करता है। यदि सीनेट की 2/3 बहुमत से आरोप को प्रस्ताव को पास कर दे तो संविधान अधिकारियों को अपना पद त्यागना पड़ सकता है। यानी जो इस पद पे है उसको पद से जो है निर्वाचित किया जा सकता है। यदि बात यहाँ पर हम करें कि निर्देश का निरीक्षण करने का कार्य, तो कहते हैं कांग्रेस अपनी कई शक्तियों के द्वारा जो है कार्यकाली विभाग पर नियंत्रण रखती है और नियंत्रण रखने का सबसे बड़ा साधन धन का नियंत्रण है। कार्यकारी विधान जो है विभाग धन के बिना नहीं चल सकती और धन की स्वीकृति कांग्रेस को ही देती है। कांग्रेस ही नए विभागों का जो एजेंसी सेवाएं उनके लिए कार्य तथा नियम स्थापित करना तथा निश्चित भी करना कांग्रेस का कार्य होता है। यह राज्य प्रबंधन संबंधी आम निर्देश जारी भी करती है और विभागों तथा एजेंसियों से सूचना प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट भी मांग सकती है। परंतु कांग्रेस अपने संगठन के कारण राज्य प्रबंधन पर विस्तार पूर्वक नियंत्रण नहीं रख सकता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपके लिए था। यदि बात यहाँ पर करें जांच पड़ताल करने की कार्य, तो कहते हैं कांग्रेस के पास जो है ये शक्तियां भी प्राप्त है। संसदीय प्रणाली में तो कार्यकाल के विधानमंडल के सदस्य झटपट सूचना ले सकते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल के सारे सदस्य विधान पालिका के सदस्य होते हैं। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत के कारण कार्यकाली कांग्रेस से बाहर है और संविधान के अनुसार कांग्रेस को कमेटी सूचना प्राप्त करने के लिए किसी भी कर्मचारियों को अपने सामने पेश होने के लिए कह सकती है।
परंतु वास्तव में ये कमेटी सूचना ही प्राप्त नहीं करती है अतुल। राज्य प्रबंधन के समय में जांच पड़ताल भी करती है और राज्य प्रबंधन की कमियां जनता के समक्ष लाती है। इसलिए सदन में जो है सीनेट पूछ यानी जो है पड़ताल करने में अधिक सतर्क है। इसकी पूछ पड़ताल जो है कमेटी के निर्णय का ही प्रभाव हुआ है कि राष्ट्रपति ट्रूमैन ने जनरल मैकार्थर को नौकरी से हटा दिया और राष्ट्रपति हैरिस के समय जो है पूछ पड़ताल कमेटी ने भी जो है तेल के स्कैंड के जो है नंगा किया था। और इस जांच पड़ताल कमेटी जहां बहुत सराहनीय कार्य किया था, वहां कई सीनेटरों ने अपने झगड़े निपटाने के लिए भी इसे प्रस्तुत भी किया था और सरकारी कर्मचारी के असीमित कष्ट भी पहुंचाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। यदि बात यहाँ पर हम करें वित्तीय कार्य का, फाइनेंशियल फंक्शन का, तो कांग्रेस को भी टैक्स लगाने और खर्च करने की शक्ति प्रदान करने का अधिकार है। बजट राष्ट्रपति के देख रेख में ब्यूरो जो है ऑफ बजट द्वारा तैयार किया जाता है, परंतु बजट के पास करना या न करना कांग्रेस पर निर्भर करती है, यानी सारे कांग्रेस पर ही निर्भर रहता है। कांग्रेस इसे पास करते समय जितने चाहे संशोधन कर सकती है, जितने चाहे बदलाव भी कर सकती है। और देखा गया है कि कांग्रेस तथा राष्ट्रपति के यदि ठीक संबंध नहीं है तो बजट की आकृतियां पूर्णतः नहीं हो जाती है। कांग्रेस इस वित्तीय अधिकार से ही कार्यपालिका के विभागों को अपनी मांगे मनवा लेती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शक्तियों के रूप में है। अगर बात करें डिफेंस प्रतिरक्षा का, तो कहते हैं कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के संबंध में भी कांग्रेस को काफ़ी शक्ति प्राप्त है। सेना पर किए जाने वाले खर्च को स्वीकृति कांग्रेस देती है, यानी सेना पर जितना भी खर्च होता है राष्ट्रपति की स्वीकृति से नहीं होता है, कांग्रेस की स्वीकृति से जो है खर्च किया जाता है। कांग्रेस ही इस बात का फैसला करती है कि कितनी सेना की संख्या आवश्यक होती है और युद्ध के शांति की घोषणा करना कांग्रेस का ही कार्य है, यानी युद्ध और शांति की घोषणा करना कांग्रेस की कार्य है। आवश्यकता पड़ने पर कांग्रेस अनिवार्य सैनिक सेवा यानी कंपलसरी मिलिट्री सर्विस का प्रस्ताव पास कर सकती है। कांग्रेस की स्वीकृति के बिना कोई भी राज्य शांति के समय सेना नहीं रख सकता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। यहाँ पर अगली बात अगर हम देखें तो नई राज्य के समिति करना, ये भी कांग्रेस का काम है। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट को भी करने का कार्य जो है कांग्रेस के पास ही शक्ति है। कहते हैं कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका संघ में नए राज्यों को सम्मिलित रखने का अधिकार रखती है, यानी किसी भी राज्य को अमेरिका का राज्य बनाया जा सकता है। आरंभ में अगर देखा जाए तो अमेरिकन संघ में जो है 13 राज्य थे, लेकिन आज के समय में जो है 50 राज्य है। तो कांग्रेस की नीतियों की वजह से ही ये संभव हो पाया है, यानी नए राज्यों की सम्मिलित करने का अधिकार जो है केवल कांग्रेस के पास ही होता है। अगर बात यहाँ करें व्यापार संबंधी कार्य, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि फैसिलिटेटरी ऑफ कॉमर्स कांग्रेस को व्यापार संबंधी कुछ शक्तियां भी प्राप्त है। कहते कांग्रेस राज्य के जो है पारंपरिक व्यापार और विदेशी व्यापार को नियमित करती है। कांग्रेस माप और तौल के पैमानों को नियमित करने, डाक खाने स्थापित करने, रेलवे और टेलीफोन आदि की व्यवस्था करने, श्रम के नियमित करने के लिए भी कानून बना सकती है। तो ये सब बातों में जो है कांग्रेस का प्राथमिकता होती है। यदि बात करें यहाँ कांग्रेस की प्रतिष्ठा में कमी, तो कहते हैं अमेरिकन संविधान वाले में संघीय सरकार के 3 अंगों में से कांग्रेस को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाई गई है, यानी शक्ति सबसे अधिक दी गई है कांग्रेस को। परंतु इसकी प्रतिष्ठा प्रभाव दिन प्रतिदिन जो है घटता जाता है। इसमें अपनी शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय तथा राष्ट्रपति की तरह प्रभावशाली ढंग से नहीं किया जा सकता, यानी प्रभावशाली अगर देखा जा सकती है तो राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। इसका बड़ा कारण यही है कि इसके सदस्य स्वयं को राष्ट्र स्तर पर नहीं लाए हैं, अतुल वह केवल स्वयं को अपने प्रदेशों ही प्रतिनिधित्व समझते रहे हैं। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि वो राष्ट्र के स्तर पे नहीं है, सिर्फ अपने राज्यों के प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में है। इसलिए कांग्रेस में क्षेत्रीय फूट रही है, जिसने इसे सारे राष्ट्र के प्रतीक नहीं बनाया, जबकि राष्ट्रपति समस्त राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कांग्रेस ने चुनाव संबंधी यह नियम बनाकर कि किसी राज्य से केवल उस राज्य का निवासी चुनाव लड़ सकता है, कांग्रेस को और क्षेत्रीय दोषी का केंद्र बनाया है। सदस्य सारे देश के हित के लिए अपनी जो है वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं, अतुल अपने अपने राज्य तथा क्षेत्र के हित के लिए करते हैं। इस प्रकार कांग्रेस कई गुटों में बंट गई है। किसी गुट का संबंध व्यापारी से है, तो किसी का श्रमिक से, तो किसी का किसान से।
तो ये बहुत बड़ी विडंबना यहाँ पर खड़ी हो गई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सदन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले टॉपिक जो था हमारा कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस की शक्तियों के ऊपर, तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन प्रतिनिधि सदन उसी का ही एक पार्ट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो देखते हैं इसमें क्या बात बताई गई। अगर प्रतिनिधि सदन कांग्रेस के निम्न सदन है, ठीक है, याद रखना दोस्तों कि ये कांग्रेस का निम्न सदन है, जबकि सीनेट जो होती है वो ऊपरी सदन है। तो कहते हैं ये निम्न सदन है और इसमें पास बहुत कम शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी जो है कांग्रेस के पार्ट में ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, इकाई का नहीं। इसमें हर राज्य को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त होते हैं, यानी जनसंख्या के आधार पर वहाँ के प्रतिनिधित्व दिए जाते हैं। पहल केवल प्रतिनिधि सदन ही लोकमत का ठीक प्रदर्शन करता था, क्योंकि उस समय सीनेट का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था। केवल प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को ही जो है लोगों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु प्रतिनिधि सदन का जो है लोकप्रिय सदन यानी पॉपुलर हाउस होने का दावा कुछ ढीला पड़ गया है, क्योंकि यह सीनेट के सदस्य का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होने लग गया है। अगर हम बात करें इसके संगठन की, तो कहते हैं संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सदन के कुल सदस्यों की संख्या जो है निश्चित की गई है और संख्या निश्चित करने का अधिकार कांग्रेस को दी गई है। संविधान में केवल इतना ही कहा है कि 30,000 की जनसंख्या के पीछे एक सदस्य चुना जाता था, परंतु अब 3,30,000 व्यक्तियों के पीछे एक व्यक्ति को चुना जाता है। यानी 1916 में प्रतिनिधि सदस्यों की संख्या जहां 435 निश्चित की गई थी, आजकल प्रतिनिधि सदन की संख्या जो है 435 ही है। संविधान के अनुसार प्रतिनिधित्व की सदन की सीटों की निम्न राज्यों में जनसंख्या के आधार पर बांटी जाएगी। प्रत्येक राज्य को कम से कम एक प्रतिनिधित्व अवश्य भेजने का अधिकार मिलता है। ये सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगर आपको इस बात को समझ नहीं है तो आप याद रखना कि जैसे कि यूटी क्षेत्र में होता है, भारत में यूटी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो होता है एक जो कहते हैं लोकसभा के लिए चुना जाता है सदस्य, सेम वैसा ही प्रोसीजर यहाँ पर भी होता है। लेकिन इंडिया में बात कुछ और होती है और अमेरिका में इसकी कुछ और जो है बात रखती है। यदि बात करें यहाँ पर मताधिकार का, तो कहते हैं संविधान बनाने वाले मताधिकार देने पर बहुत निम्न विचार थे इस समय, क्योंकि इसमें बात आ गई थी कि मताधिकार किसी दिए जाए, इसका निर्णय राज्य सरकार के हाथ में दे दिया गया था। संविधान के 15वें तथा 19वें संशोधन के अनुसार केवल यह कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की जाति, नस्ल, रंग तथा लिंग के आधार पर मताधिकार के वंचित नहीं किया जा सकता, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात था यहाँ पर। अगर संशोधन में कांग्रेस को भी यह अधिकार दिया गया कि यदि सरकार ऐसा करे तो कांग्रेस उसे जो है दंड दे सकती है, तब तथ्य यही है कि इस सदन में उस राज्य का प्रतिनिधित्व घट सकती है, परंतु यह अभी तक नहीं हुआ है। कहते हैं यहाँ पर 26वें संशोधन के अनुसार प्रत्येक 18 वर्ष का अमेरिकी नागरिक प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को निर्वाचन में भाग ले सकता है और कोई भी राज्य पागलों, अपराधियों और मूर्खों को मताधिकार नहीं देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। यदि हम बात करें सदस्य के लिए योग्यता, तो क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, तो प्रतिनिधि सदन का सदस्य बनने के लिए कुछ विशेष अधिकार की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना होना चाहिए कि वह अमेरिकी नागरिक हो और वह जो है 25 वर्ष या से अधिक आयु का होना आवश्यक है। यानी 25 वर्ष जो है होना जरूरी है। उसके लिए कम से कम जो है 7 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होना आवश्यक है। कम से कम 7 वर्ष कि अमेरिका के नागरिक होना जरूरी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी लाभदायक पद पर न हो, यानी अमेरिका में किसी लाभदायक पद पर न हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है इसके सदस्य बन सकते हैं, यानी प्रतिनिधि सदन के सदस्य बन सकते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य बन सकते हैं। संविधान के अनुसार यह भी आवश्यक है कि प्रतिनिधि सदन का सदस्य केवल उस राज्य से ही चुनाव लड़ सकता है जहां वो निवास करता है, यानी जहां का वो निवासी है। इसके साथ यह भी प्रथा बन गई है कि वह राज्य का केवल निवासी ही न हो, अतुल उस क्षेत्र में चुनाव लड़ना है तो उस क्षेत्र का निवासी भी हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्र से बाहर से व्यक्तियों की अपेक्षा स्थानीय व्यक्तित्व को सदा अच्छा समझा जाता है। तर्क यह दिया जाता है कि वह अपने चुनाव क्षेत्र को आवश्यकताओं के भली प्रकार समझता है, परंतु इस योग्यता ने कांग्रेस के सदस्यों को कभी भी राष्ट्र के प्रतिनिधि बनने नहीं दिया और यह सदा अपने जो है क्षेत्रों के संकुचित हितों की रक्षा ही करते रहे हैं।
यदि बात यहाँ पर करें चुनाव प्रदेश का तो कहते हैं इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सदन के सदस्य एक सदस्य वाले चुनाव क्षेत्र में चुने जाते हैं, परंतु कई राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि होती है और इसके साथ ही उसके प्रतिनिधि सदनों में सदस्यों की जो है कोटा बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए नए चुनाव क्षेत्र नहीं बनते हैं। अतुल नए सदस्य के लिए सारे राज्य को ही एक चुनाव क्षेत्र बना देता है। चुनाव क्षेत्र बनने का संबंध में जो है 1929 के कानून में यह नहीं कहा गया है कि चुनाव क्षेत्र सामान्य हो। इस कारण से अमेरिका में चुनाव क्षेत्र बनाते समय कुरीति को जन्म भी ले लिया है। जैसे जो है गैरी मैंडरिंग्स का कहा जाता है जिसके अनुसार यह राजनीतिक दल सत्ता में ही है और इस प्रकार चुनाव क्षेत्र बनता है कि उसके अधिक से अधिक सदस्य चुने जाए। यह कुरीतियां केवल अमेरिका में ही नहीं है, भारत जैसे देश में भी है। कहते हैं इसमें शासन करने वाले अपनी बहुगिनती को अधिक से अधिक चुनाव क्षेत्र में बांट देते हैं और विरोधी दल जो है बहुगिनती से को कुछ ही चुनाव क्षेत्रों में एकत्र कर देता है। परिणाम स्वरूप विरोधी दल इस चुनाव क्षेत्र में से बहुत अधिक वोट से जीतते हैं, परंतु इसके सदस्यों की संख्या थोड़ी होती है। परिणाम यह होता है कि शासक दल बहुत जो है बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, चाहे उनके सदस्य बहुत थोड़े मतों से चुनाव क्यों न जीते हों। गैरी मैंडरिंग के अनुसार बनाए गए चुनाव क्षेत्र किसी एक आकार के नहीं होते हैं, कोई हल्का छिपकली जैसा होता है, यानी हल्का और छिपकली जैसे होते हैं, कोई बुट जैसे होते हैं। अमेरिका जनता इस प्रथा को बुरा समझती है और इसे समाप्त करने के लिए प्रयास सदैव कर रही है। इसमें मोनेरो ने भी अपने शब्दों में बात कहा था कि गेरीमैंडर्स अमेरिका राजनीति में एक जो है ध्वंसकारी तत्व है तथा धीरे धीरे जो है लोक भावना इसके विरुद्ध विकसित हो रही है। द गेरीमैंडर्स हैज बीन टू द premise to the fact in the American politics and popular sentiment has been to slowly development against it। तो बहुत काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। यदि बात यहाँ पर करें वेतन तथा भत्ते की तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि प्रतिनिधि सदन के प्रत्येक सदस्य को नियमानुसार अनुसार वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उसके निजी सचिव रखने, देश में यातायात, डाक आदि भेजने के लिए भी सुविधा दी गई है। अगर सदस्यों के विशेष अधिकार तथा छूट की बात करें तो कहते हैं प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को कई अधिकार तथा छूट भी प्राप्त है। किसी सदस्य के सदन के जो अधिवेशन के समय गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता और न ही गवाही देने और सदन में बैठने के लिए विवश किया जा सकता है, परंतु यह छूट उन सदस्यों को प्राप्त नहीं है जिन पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार और शांति भंग करने का आरोप निहित हो। सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता और उसके आधार पर किसी न्यायालय में जो अभियोग नहीं चलाया जा सकता। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें यहाँ पर अवधि टर्म्स की तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि प्रतिनिधि सदन की अवधि 2 वर्ष निश्चित की गई है और इस अवधि को किसी भी दशा में घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। इंग्लैंड में कॉमन सदन होती है तथा भारत में लोकसभा के 5 सदस्य जो होते हैं 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्ष की अवधि पर कई बार आलोचना भी की जा गई है क्योंकि इस काल में तो सदस्यों को अपने कर्तव्य की जानकारी ही प्राप्त नहीं होती है, तो इसके 2 साल की क्या अवधि दी गई है, इन पर हर चुनाव का बोझ ही रहता है। परंतु इसके पक्ष में यह तर्क दिए जाते हैं कि छोटी अवधि होने के कारण प्रतिनिधित्व कभी भी गैर जिम्मेदार नहीं होते और न ही लालची बनते हैं। चलिए जो भी हो, लेकिन कहा जाता है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इनको चुना जाता है। यदि बात करें यहाँ पर अधिवेशन की तो अधिवेशन के रूप में ये भी बात आता है कि संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सदन का वर्ष में एक अधिवेशन होना अनिवार्य है, जो कि प्रतिवर्ष 3 जनवरी का आरंभ होता है। यदि सदन की बैठक में सीनेट की सभापति और स्पीकर में जो अधिवेशन समाप्त करने का तिथि संबंधित कोई निर्णय न हो सके तो वर्णन संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को जो है सदन के विशेष जो है अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार है और सदन के सदस्यों की संख्या इसकी बैठक का कोरम्स माना जाता है। अगर हम करें बात अध्यक्ष की, स्पीकर की, तो ये बात साफ शब्दों में आ सकता है कि प्रतिनिधि सदन के सदस्य चुनाव के पश्चात अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। बहुमत दल का जो है सदस्य अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है और प्रतिनिधि सदन का
जो स्पीकर बहुमत दल का सदस्य होने के कारण प्रतिनिधि सदन में अपने दल के नेता के रूप में काम भी करते हैं तथा अपने पद की शक्ति का प्रयोग अपने दल के कार्यक्रम की जो है उन्नति के लिए करते हैं। अमेरिकन स्पीकर के विपरीत जो है ब्रिटिश स्पीकर निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं और दलीय राजनीति में संन्यास भी ले सकते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम गणपूर्ति करें तो संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सदन की कार्यवाही चलाने के लिए सदस्यों को स्पष्ट बहुमत की उपस्थिति अनिवार्य है। अंततः 425 में से कम जो है 218 सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य माना जाता है। यदि बात करें यहाँ पर प्रतिनिधि सदन की शक्तियों तथा कार्य की, तो ये बात तो साफ हो जाता है कि अमेरिका जो है प्रतिनिधि सदन के सीनेट के मुकाबले में बहुत कम शक्तियाँ प्राप्त है। फिर भी इसकी इम्पोर्टेंट को जो है दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये 2 साल के लिए बेसिकली चुने जाते हैं, लेकिन इनका भी बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान रहता है। कहते विधायी शक्तियाँ इनको मिला हुआ है। प्रतिनिधि सदन के सीनेट के साथ मिलकर जो है संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में दिए गए विषय पर कानून बनाता है, और कानून बनाने की शक्ति दोनों सदनों की सामान्य है, अर्थात प्रतिनिधि सदन की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। धन बिल केवल प्रतिनिधि सदन में पेश हो सकता है। सीनेट धन बिल पर तभी विचार कर सकती है जब प्रतिनिधि सदन इसे पास करके उसको पास भेजे। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं अगर हम प्रतिनिधि सदन की बात करें तो इसको कम भी आंकना गलत होगा। अगर यदि बात करें युद्ध की घोषणा का अधिकार यानी पावर टू द डिक्लेयर ऑफ वार, तो सीनेट के साथ मिलकर ही जो है प्रतिनिधि सदन की युद्ध और शांति घोषणा का प्रस्ताव पास करते हैं। यानी दोनों मिलके ही जो है शक्ति के पास करते हैं, यानी शांति और युद्ध की जो है घोषणा का प्रस्ताव पास करते हैं। बात करें अगर हम यहाँ पर न्यायिक शक्तियों की, तो न्यायिक शक्तियों में ये साफ आता है जिसमें जुडिशल पावर के रूप में होता है। कहते सदनीय सदन जो है प्रतिनिधि सदन सीनेट के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना करती है और अपने सदस्यों के चुनाव संबंधी झगड़े का निपटारण जो है सदन स्वयं ही करती है। यदि कोई व्यक्ति सदन का अपमान यानी कॉन्सेप्ट ऑफ द हाउस करता है तो उसे दंड भी दिया जा सकता है। प्रतिनिधि सदन जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य असैनिक अधिकारियों पर जो है महाभियोग की कार्रवाई आरंभ भी कर सकता है और उन पर दोष भी लगा सकता है, और दोष आरोपण का प्रस्ताव सेनेट के पास तब जाएगा जब प्रतिनिधि सदन उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पास कर दे। तो ये सब जो है न्याय शक्तियों भी जो है प्रतिनिधि सदन को प्राप्त है। अगर बात करें यहाँ पर विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति को चुनना, तो इसमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण आ जाती है। टू बी अ पावर टू द इलेक्ट टू द प्रेसिडेंट इन स्पेशल सर्कमस्टेंस, यानी जब राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सदन सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले 3 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति का चुनाव स्वयं ही करता है। ऐसे अवसर पर प्रतिनिधि सदन के सदस्य व्यक्तिगत तौर पर मत न डालकर राज्य के आधार पर मत डालते हैं। प्रत्येक राज्य को एक वोट का अधिकार इसमें प्राप्त होता है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात आती है। यदि बात करें नियम बनाने का अधिकार, तो ये भी जो है कांग्रेस के निम्न सदन के पास होती है। ठीक है, इसमें जो है परिसदन अपनी कार्यवाही चलाने के नियम स्वयं ही बनाती है। वो अपने सदस्यों के निर्वाचन योग्यता आदि के संबंध में भी स्वयं नियम बनाती है और सदन के सदस्यों को चुनाव संबंधी झगड़े भी इसी द्वारा चुने जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अगर जाँच समितियों की बात करें तो कहते हैं ये जो है सदन जो है संघीय प्रशासन संबंधी कार्यों में जांच पड़ताल करने के लिए भी जांच समिति नियुक्ति कर सकता है। तो ये जो है प्रतिनिधि सदन निम्न का जो है बहुत इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर आता है। यदि बात करें आगे, तो इसमें तो बात आती है संविधान में संशोधन करने का अधिकार। कहते हैं प्रतिनिधि सदन सीनेट का साथ मिलकर जो है संविधान में संशोधन का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करती है। बात करें स्पीकर का चुनाव का इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, प्रतिनिधि सदन के सदस्य सदन का जो है अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं, स्वयं चुने जाते हैं। स्पीकर सदन के बैठक की अध्यक्षता भी करता है। अगर बात करें यहाँ पर हम सदस्यों की निष्कासित करने का अधिकार, राइट टू एक्सपेल टू द ओवन मेंबर, तो इसमें प्रतिनिधि सदन के जो अपने सदस्यों के भ्रष्टाचार, देशद्रोह आदि अपराधों के लिए सदन से जो है निष्कासित भी कर सकता है। अक्टूबर 1980 में सदन में जो है डेमोक्रेट सदस्य को $50,000 रिश्वत लेने के कारण सदन से निष्कासित कर दिया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है। यदि बात करें हम प्रतिनिधि सदन एक कमज़ोर सदन के रूप में, देखिए
तो कहते हैं प्रतिनिधि सदन एक कमज़ोर तो है क्योंकि इसको 2 साल के लिए बनाई जाती है, तो इसको बहुत ही कम शक्तियाँ होती है, लेकिन फिर भी इसका जो है आप अगर सीनेट के साथ देखें तो बहुत शक्तिशाली ये भी बन जाता है। अमेरिकी प्रतिनिधि सदन की जो शक्तियों की सीनेट की शक्तियों के से तथा अन्य देशों के सदस्यों की शक्तियों की तुलना में करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सदन विश्व का सबसे कमज़ोर प्रथम सदन है। इसमें लश्किन के अनुसार जो एक बात उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि प्रतिनिधि सदन उन कार्यों करने में जिनकी उसे आशा थी बुरी तरह असफल रही है। द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव द शॉर्ट एज ग्रेवलीज फेल टू द फुलफिल द फंक्शन ऑफ माइंड हैज बीन टू एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म। तो इस सदन को सीनेट के इच्छा के विरुद्ध न साधारण बिल पास करने का अधिकार है और ना ही यह राष्ट्र के धन को अपने नियंत्रण में रख सकता है। तो इसमें बहुत तरह की शक्तियां जो है इसको निहित है, नहीं दिया गया है। कार्यपालिका पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अन्य शक्ति भी यह सीनेट के साथ मिलकर ही प्रयोग कर सकता है। प्रतिनिधि सदन के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है जिसका प्रयोग यह स्वतंत्र रूप से कर सकता है। यानी आप अगर देखें जर्नली सी बात, तो प्रतिनिधि सदन का जो है कोई भी शक्ति नहीं मिला है जिससे वो स्वयं ही अपना शक्ति का प्रयोग कर सके, यानी ये किसी न किसी के अधीन बना दिया गया है। यही कारण है कि योग्य अनुभवी राजनीतिक इसके सदस्य नहीं बनना चाहते हैं। कोई भी इसका सदस्य बनने के लिए तैयार जल्दी नहीं होते हैं। कहते हैं प्रतिनिधि सदन तो सीनेट की सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक जो है प्रशिक्षण केंद्र माना जाता है, जहां पर देखा जाए तो अगर देखा जाए तो प्रतिनिधि सदन को एक शिक्षक केंद्र से प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है, जहां पर वहां पर लोग जो है जाके शिक्षा प्राप्त करते हैं राजनीति का। यहां से प्रत्येक राजनीतिक जल्दी से जल्दी जो है निकलने का प्रयत्न करते हैं जिससे कि वो जो है अगले जो है सीनेट सदस्य के सदस्य बन सके। यदि बात यहाँ पर करें प्रतिनिधि सदन के दुर्बलता के कारण, तो क्या कारण हो सकता है? तो सबसे पहली बात तो दुर्बलता में यही आती है कि कार्यपालिका की शक्ति का अभाव होना, यानी लैक ऑफ एक्जीक्यूटिव पावर। अमेरिकन में अध्यक्षता शासन प्रणाली है जिसके कारण कार्यपालिका और विधान पालिका के आपस में घनिष्ठ संबंध नहीं है। यह अधिकार संविधान के निर्माताओं ने सीनेट को दिया है और इस बात से जो है प्रतिनिधि सदन की स्थिति को बड़ा ही कमजोर बना दिया है। बात करें सीनेट की सामान्य शक्तियों की, तो इसमें इंग्लैंड में जो है लॉर्ड सदन के कॉमन सदन के मुकाबले में और भारत में राज्यसभा और लोकसभा के मुकाबले में कम शक्तियां प्राप्त है, परंतु अमेरिका में सीनेट को प्रतिनिधि सदन के समान ही शक्तियां प्राप्त है। यहां तक कि प्रतिनिधि सदन सीनेट की इच्छा के विरुद्ध धन बिल भी पास नहीं कर सकता है। प्रतिनिधि सदन के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो सीनेट के पास न हो, सिवाय इसके कि धन बिल केवल प्रतिनिधि सदन में ही पेश हो सकता है। अगर अवधि टर्म की बात करें तो प्रतिनिधि सदन की जो अवधि बहुत छोटी होती है, जिस कारण इसकी स्थिति सीनेट से बहुत काफ़ी कमज़ोर होता है। इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और चुनाव के बाद वे सभी पूरी तरह से कुछ जो है सीख भी नहीं पाते हैं। उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने का चिंता आ घेरती है। कोई भी योग्य व्यक्ति इतनी थोड़ी अवधि के लिए चुनाव लड़ना पसंद नहीं करता है। सीनेट के सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इसमें योग्य व्यक्ति जो है उधर की ही खींचे चले जाते हैं। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट आ जाती है। यदि बात यहाँ पर करें सदस्यों की संख्या की, तो कहते हैं प्रतिनिधि सदन एक विशाल सदन है, यानी है बहुत बड़ी सदन, ये काफ़ी विशाल है, जिसमें जो है 435 सदस्य है। 435 सदस्य होना आम बात नहीं है। इतने में अधिक सदस्य वाले संख्या में अच्छी प्रकार से किसी विषय में विचार विमर्श भी नहीं हो सकता है। इसके मुकाबले में सीनेट में कुल जो है 100 सदस्य ही है और इनके सदस्य में परंपरा घनिष्ठता सब उत्पन्न होती है एवं प्रतिनिधि सदन किसी भी मामले पर अधिक गंभीरता से विचार नहीं कर सकते हैं। तो ये भी जरूरी बात यहाँ आती है। यदि बात करें यहाँ भाषण की स्वतंत्रता का अभाव, तो प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के सदन में जो है भाषण देने की स्वतंत्रता सीमित है। प्रतिनिधि सदन में सदस्यों को बोलने पर कई पाबंदी है और सदस्य जब चाहे अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं। प्रतिनिधि सदन में अनेक नियम द्वारा चल रहे वाद विवाद को जो है सीमित और समाप्त किया जा सकता है। कई बार एक सदस्य किसी विषय पर अपनी बात पूरी नहीं भी कर पाते हैं। इसके मुकाबले में सीनेट के सदस्यों को बोलने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अगर बात करें राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व का अभाव, तो इसमें यही बात आता है कि प्रतिनिधि सदन के सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधि नहीं समझे जाते हैं, बल्कि उन्हें केवल उसी क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है जिस चुनाव क्षेत्र से वे चुने गए हों। यदि
उनके मुकाबले में सीनेट के समस्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के रूप में देखा जाता है और प्रतिनिधि सदन के जो है सदस्यों का दृष्टिकोण बहुत ही संकुचित होती है और वे उसी क्षेत्र में चुने भी गए होते हैं। इस बात से जो है प्रतिनिधि सदन के महत्व को काफ़ी चोट पहुंचती है। बात करें निश्चित नेता का अभाव, तो इस विषय में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि अमेरिकन प्रतिनिधि सदन में उस प्रकार का कोई नेता नहीं है जैसे कि जो है ब्रिटिश कॉमन सदन में है। कॉमन सदन में राष्ट्र प्रधानमंत्री को बहुमत दल का नेता होने के कारण समस्त सदन का नेता माना जाता है और अधिकतर सुझाव एवं समस्याओं के समाधान उसी की ओर से आते हैं। परंतु प्रतिनिधि सदन में ऐसा कोई नेता नहीं है और इसी कारण सदन कोई भी जो है काम एक होकर नहीं कर सकता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है। यदि बात यहाँ पर करें दलीय एकता का अभाव, तो कहते हैं कि यहाँ पर अमेरिकन प्रतिनिधि सदन में कोई संगठित जो है सरकारी दल है और ना ही कोई संगठित विरोधी दल है। राजनीतिक दलीय एकता को न होने के कारण भी प्रतिनिधि सदन दृढ़तापूर्वक कोई काम नहीं कर सकता है। दूसरी बात, अगर देखा सीनेट का प्रत्यक्ष चुनाव, तो आरंभ में जो है सीनेटरों का चुनाव राज्यों के विधायक किया करते हैं, जबकि प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर नागरिक द्वारा होती है। परंतु अब जो है प्रतिनिधि सदन का तरह ही सीनेटरों का चुनाव भी प्रत्यक्ष तौर से होता है। प्रत्यक्ष चुनाव के कारण सीनेटरों की गरिमा में 4 चांद लग चुकी है। अगर हम इन सब बातों के निष्कर्ष पे आते हैं और कंक्लूजन बात निकालते हैं, तो कह सकते हो कि प्रतिनिधि सदन सीनेट के मुकाबले बहुत कमजोर सदन है और इसलिए अमेरिका के लोग जो है सीनेट का सदस्य बनना पसंद नहीं करते हैं, ना कि प्रतिनिधि सदन का है। अमेरिका के विपरीत जो है इंग्लैंड में लोग कॉमन सदन का सदस्य बनना चाहते हैं, न कि लॉर्ड सदन का। अगर बात करें डी टैक्लोवियल्स का, तो इसका कहना था कि अमेरिकी प्रतिनिधि सदन में प्रवेश करते ही इस सभा की हीनता का पता लग जाता है। इसमें एक भी जो है प्रसिद्ध व्यक्ति दिखाई नहीं देता है और इसके सभी सदस्य साधारण व्यक्ति होते हैं और इसके कुछ ही फासलों पर सीनेट द्वार है जिसमें अमेरिका के बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति दिखाई देते हैं। शायद ही वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनमें प्रसिद्धि कार्य न किया हो। सीनेट में प्रत्येक वकील, विख्यात प्राप्त सेनापति, बुद्धिमान न्यायाधीश और विख्यात राजनीतिज्ञ होते हैं जिनके भाषण समस्त यूरोप जो है संसदीय भाषण में अपना स्थान रखते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ जाती है। यदि बात करें यहाँ पर प्रतिनिधि सदन के स्पीकर की शक्तियों की, तो पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि प्रतिनिधि सदन के स्पीकर की शक्तियाँ क्या होती है, क्योंकि आपने देखा है कि प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की जो है पावर बहुत ही कम होती है, लेकिन स्पीकर में क्या खासियत होती है। बात करें अमेरिका के प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष के स्पीकर कहा जाता है, यानी अमेरिका के जो प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष को ही स्पीकर बनाया जाता है। अमेरिका में प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष का पद एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। इसे महत्व की दृष्टि से राष्ट्रपति के बाद दूसरे दर्जे माना जाता है, यानी इसको दूसरे दर्जा जो है राष्ट्रपति के बाद माना जाता है, या उपराष्ट्रपति के बाद प्रतिनिधि सदन के स्पीकर को राष्ट्रपति के पद का अधिकारी भी माना गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पीकर का चुनाव, कहते हैं स्पीकर का चुनाव प्रतिनिधि सदन के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। चुनाव की पद्धति के संबंध में संविधान में केवल इतना ही लिखा गया है कि प्रतिनिधि सदन स्पीकर तथा अन्य पदाधिकारी का चयन करेगा। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव शैल बी चूज टू द स्पीकर एंड अदर ऑफिसर। संवैधानिक व्यवस्था को देखते हुए यह संभव है कि प्रतिनिधि सदन किसी ऐसे व्यक्ति को भी स्पीकर चुन ले जो सदन का सदस्य न हो, परंतु अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। प्रतिनिधि सदन सदस्यों में से ही किसी एक को स्पीकर चुन लिया जाता है। चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर होते हैं। बहुमत दल का जो है उम्मीदवार सदस्य इस पद के लिए चुना जाता है, परंतु विरोधी दल अपना जो है उम्मीदवार खड़ा करता है। स्पीकर के चुनाव के लिए काफ़ी संघर्ष होता है और अंत में बहुत दल जो है वहाँ पर बहुमत दल को जो है उम्मीदवार ही विजय होती है। इसी कारण मुनेरो ने कहा था कि बहुमत दल की बैठक सदन और जो है चयन करती है और सदन केवल उसकी पुष्टि करता है। परंतु इंग्लैंड में स्पीकर का चुनाव प्रायः सर्वसम्मति के आधार पर होती है और बहुमत दल का नेता विरोधी दल के नेता के सलाह से स्पीकर का नाम प्रस्तावित करते हैं और बिना उसे किसी विरोध के चुन लिया जाता है। इंग्लैंड में स्पीकर के संबंध में यह प्रथा भी स्थापित हो चुकी है कि जो व्यक्ति एक बार स्पीकर चुना जाता है उसे बार बार स्पीकर चुना जाता है, चाहे नए सदन में पहले दल के बहुमत प्राप्त न भी रहे।
अमेरिका के प्रतिनिधि सदन के स्पीकर संबंधी ऐसी कोई परंपरा स्थापित नहीं हुई है। चुनाव में जिस दल को सदस्य में बहुमत प्राप्त होता है वह दल अपना स्पीकर स्वयं ही चुनता है। कहते हैं 1984 के चुनाव के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थॉमस नील को 5वीं बार स्पीकर चुना गया। यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है उम्मीदवार थॉमस नील्स को जो है 5वीं बार स्पीकर के रूप में चुना गया और थॉमस को जो है 247 मत मिले, यानी 247 मत मिले, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार रॉबर्ट च मिचल को जो 173 मत मिले। कहते हैं जनवरी 1997 में यानी 1997 में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार न्यू गिंगरिच जो पुण्य प्रतिनिधि चुनाव के सदस्य चुने गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात यहाँ पर हम करें कि वेतन तथा भत्ते की, तो अमेरिकी स्पीकर के जो है अमेरिकन स्पीकर जो है नियमानुसार वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं और इसके अतिरिक्त उसे कई अन्य प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है स्पीकर के कार्य तथा अधिकार। तो यहाँ पर संविधान में जो है स्पीकर के कार्य और अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है। आरंभ में स्पीकर की शक्तियाँ बहुत कम होती थी। उस समय के नियमों तथा रिवाजों के अनुसार वह सदन का एक सभापति होता था जिसका कार्य सदन की प्रधानता करना था, किसी बिल पर वोट डालना, सदन में शांति बनाए रखना आदि थे। परंतु कुछ समय बीतने के पश्चात स्पीकर धीरे धीरे सभापति से बदल कर प्रतिनिधि सदन का जो है निरंकुश शासक बन गया। स्पीकर के जो है शक्तिशाली होने के 3 महत्वपूर्ण कारण थे। पहला तो यह कि प्रतिनिधि सदन की सदस्यता बढ़ गई। दूसरी का कल्याणकारी राज्य बनाने के कारण सदन द्वारा जो है किए जाने वाले संवैधानिक कार्य में वृद्धि हुई। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि संयुक्त राज्य में जो है शक्तियों की पृथकीकरण के सिद्धांतों के कारण इंग्लैंड की तरह प्रतिनिधि सदन का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। राष्ट्रपति तथा मंत्रियों के जो है अनुपस्थिति में स्पीकर से प्रतिनिधि सदन का नेतृत्व शुरू कर दिया गया। स्पीकर बहुमत दल का होता है, इसलिए इससे सदन की बागडोर संभाल ली। और स्पीकर जो है संबंधी यह क्रांति 1811 ईस्वी में हेनरी काले के समय में आरंभ हुई। यह जो है वृद्धि रीड के समय और अधिक हुई, जिसकी उसकी शक्तियों के कारण जो है जार भी कहा जाने लगा। उस समय स्पीकर सारी कमेटी का गठन भी करता था और नियमों को संबंधी कमेटी का स्वयं ही सभापति होता था। कहते हैं जैसे कि कैमन्स जो कि 1902 ईस्वी से 1910 तक जो स्पीकर के पद पर रहा और इतनी शक्तिशाली अध्यक्ष था कि उसके संबंध में ब्रैगन ने लिखा है कि जो स्पीकर कर ले, यानी जो स्पीकर स्वीकार कर ले, ठीक है, ये स्पीकर स्वीकार कर ले वो स्वीकृति कर लिया जाता था, और जो अस्वीकार कर दे वो बहुत ही सम्मान से कमेटी में दबाव दिया जाता था। यानी साफ शब्दों में इसको देखा जाए तो यही बात है, व्हाट द स्पीकर लेफ्ट थ्रो वेन टू थ्रो दैट वी वोटेड टू डिक्लेयर इट और बेयर इट ऑफ द कम्युनिटी। यानी जो स्पीकर स्वीकार कर ले वह स्वीकृति कर लिया जाता है, और वो जो स्पीकर अस्वीकार कर दे वो बहुत ही सम्मान से कमेटी में दबा दिया जाता है। तो ये क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। अब कहते हैं इस प्रकार 1910 में स्पीकर सदन के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य पर मृत्यु तथा जीवन का अधिकार था। इसमें जो है आग तथा रे ने साफ शब्दों में कहा है कि हेनरी काले श्री कैनन के कार्यकाल में एक आम सभापति पर निरंकुश शासक बन गया, जिसके पास सदन के द्वारा किए गए सारे कार्य पर जीवन तथा मृत्यु का अधिकार था। स्पीकर की इस निरंकुशता के विरुद्ध 1910-11 में क्रांति हुई, जिसमें स्पीकर की निरंकुश शक्तियों की समाप्ति कर दी गई। इस वर्ष जो है स्पीकर को नियम वाली कमेटी को हटा दिया गया और इसके पश्चात इसे भिन्न कमेटियों में सदस्यों और सभापतियों को नामांकित करने का अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। ये सारी शक्तियां सदन के स्वयं ले ली। वे परिवर्तन लोकतांत्रिक परंपरा के अनुकूल थे। स्पीकर भी शक्तियों पर बहुत बड़ी चोट थी, परंतु अब भी प्रतिनिधि सदन में उसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उसे सदन का जो है पुराना नियंत्रण तो प्राप्त नहीं है, परंतु अपनी बुद्धिमत्ता से सदन को अगावनी दे सकता है और इस समय स्पीकर के निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। तो देखिए कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। पहली शक्ति तो यही आती है कि सदन का सभापतित्व में आता है। तो कहते हैं स्पीकर सदन के प्रधानता करता है और यदि उसे किसी कार्यवर्ष बाहर जाना पड़े तो सदन के किसी सदस्य के सभापति का कार्य सौंप सकता है। दूसरी बात आती है सदन में जो है अनुशासन। कहते हैं स्पीकर का सदन में
शांति की व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है। यह किसी भी सदस्य को चुप करने या ठीक व्यवहार करने के लिए कह सकता है, परंतु इस पक्ष में उसे कॉमन सदस्य के स्पीकर से बहुत कम शक्तियां प्राप्त हैं। वह ब्रिटिश स्पीकर की तरह किसी सदस्य को दंड नहीं दे सकता है। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं अगर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि किसी को मृत्युदंड नहीं दे सकता है, फिर भी कहते हैं यह केवल जो है सदन स्वयं ही कर सकता है। यदि स्पीकर की आज्ञा सदन में मानी जा रही है तो वह कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही रोक भी सकता है। गड़बड़ी होने के समय पर वो सभा के रैलियों को तथा लावियों को खाली करने का आदेश भी दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको प्राप्त है। अगर बात करें सदस्यों के बोलने की अनुमति देना, तो कहते हैं स्पीकर को सदन की कार्यवाही पर पहचानने की शक्तियों के द्वारा प्रभाव डालने पर बहुत अवसर मिलता है। इस शक्ति के द्वारा वह किसी भी सदस्य को बोलने का आज्ञा दे सकता है। जब एक से अधिक सदस्य बोलने की आज्ञा मांग रहे हो तो कोई भी व्यक्ति स्पीकर की आज्ञा के बिना सदन में नहीं बोल सकता। सदन के बनाए हुए नियमों से पहचानने की शक्ति पर कई जो है बंधन लगाए गए हैं, परंतु अब भी स्पीकर इस शक्ति का सदन में विचार किए जा रहे बिल के पक्ष में या विरुद्ध वातावरण बनाने के लिए प्रयोग कर सकता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है। यदि बात करें अगली पॉइंट की, तो यही बात यहाँ पर बताया गया है कि सदन के नियमों की व्याख्या और उनके प्रयोग। देखिए, सदन के स्पीकर को सदन की कार्यवाही चलाने से संबंधित नियमों की व्याख्या करने का अधिकार है। जहां नियम स्पष्ट हो वहां तो स्पीकर को उनके अनुसार ही कार्य करना पड़ता है, परंतु जब कोई नियम अस्पष्ट हो तो उसके संबंध में स्पीकर व्याख्या दे सकता है। उदाहरण के लिए थॉमस रीड्स ने एक बार निर्णय दिया कि सदन का जो है कोरम्स इस बात पर निर्भर करता है कि सदन में कितने सदस्य उपस्थित हैं, इस बात पर नहीं कि मतदान में कितने लोग हिस्सा लेते हैं। इस अधिकार के संबंध में यह बात देना आवश्यक है कि इंग्लैंड के स्पीकर की तरह इसकी दी हुई व्याख्या अंतिम नहीं होती है और इसके निर्णय के विरुद्ध सदन में जो है प्रार्थना भी कर सकता है। स्पीकर सदन द्वारा पास विधेयकों तथा प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार भी प्राप्त है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि स्पीकर सदन के समक्ष आए बिलों पर बहस को चलाता है और उसके अंत में वोट भी लेता है। गिनती करने के पश्चात परिणाम की घोषणा भी करता है और बिल पास होने पर स्पीकर के हस्ताक्षर होते हैं, बिल दूसरे सदन को भेजा जाता है। वो सदन के निर्णय के उचित अधिकारी तक पहुंचता है ताकि अधिकारी नहीं उन्हें लागू कर सके। तो ये सारी शक्तियां जो है स्पीकर को प्राप्त है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। बात करें यहाँ पर हम समितियों के संबंधित शक्तियां का, तो कहते हैं 1910 ईस्वी के पश्चात कमेटियों से संबंध स्पीकर के सारे अधिकार छीन लिए गए। अब भी कोई बिल जो है विषय अनुकूल कमेटी को भेजा जाता है तो साधारणतः यह कार्य सदन का क्लर्क ही करता है। जब बिल के विषय में संबंध में यह जो है विवाद उत्पन्न हो जाए कि कोई बिल किसी कमेटी को भेजा जाना है तो इसका निर्णय स्पीकर स्वयं ही करता है। सदन की विशेष समितियां के गठन में आज भी वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि यह जो है विवाद उत्पन्न हो जाए कि अमुक जो है विधायक कौन सी स्थायी समिति के पास जाएगा तो इसका निर्णय भी स्पीकर ही करता है, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। यदि बात करें यहाँ पर वाद विवाद में भाग लेना, तो स्पीकर सदन में निष्पक्ष नहीं होता है, इसलिए वह एक साधारण सदस्य की तरह सदन में ही रही बहस में भाग लेता है। वह अपने दल के द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों के पक्ष में बोलता है और प्राय बोलने वाले में सूची में वह अपना नाम सबसे पहले रखता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर निर्णायक मत की बात करें तो स्पीकर आम सदस्यों की तरह मतदान में हिस्सा लेता है। यदि किसी प्रस्ताव अथवा बिल पर दोनों पक्षों में मत बराबर हो तो स्पीकर जो है निर्णायक मत डालने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। ऐसे अवसर पर स्पीकर को इस तरह दो मत प्राप्त हो जाते हैं, एक साधारण मत और एक निर्णायक मत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। यदि बात करें प्रतिनिधित्व सदन की जो है प्रतिनिधित्व का, तो कहते हैं स्पीकर समस्त सदन का जो है प्रतिनिधित्व करता है। सदन की जो है मार्गदर्शिता और मर्यादा सम्मान की रक्षा भी स्पीकर का कार्य करता है। सदन के सदस्यों के विशेष अधिकार की रक्षा करना स्पीकर का कर्तव्य ही माना जाता है। अगर बात करें अमेरिका के स्पीकर एक जो है पार्टी नेता भी होता है, तो ये कोई भी गलत बात नहीं होगा। ब्रिटिश स्पीकर एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है, जबकि अमेरिका के प्रतिनिधि सदन का स्पीकर एक पार्टी नेता भी होता है, जो अपने चुनाव के पश्चात भी अपने राजनीतिक दल का व्यवहारिक सदस्य रहता है। वह ब्रिटिश स्पीकर की तरह
पद संभालने पर जो है राजनीतिक छोड़ नहीं देता। वह अपने दल के बैठक में भाग भी लेता है और राजनीतिक भाषण भी देता है। सदन में हो रही बहस को अपने दल के पक्ष में लाने का प्रयत्न भी करता है। कहते हैं ब्रिटिश स्पीकर के राजनीतिक निष्पक्षता रखने के कारण लगातार स्पीकर चुना जाता है, चाहे सदन में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो, परंतु अमेरिका के स्पीकर को कोई ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह सदन का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, अतुल अपने दल का प्रतिनिधित्व होते हैं। यह ठीक है कि उसे सदन की कार्यवाही चलाते समय कुछ न कुछ निष्पक्षता को काम लेना ही पड़ता है, विरोधी दल के उचित समय देना पड़ता है, परंतु अमेरिकन स्पीकर हर समय अपनी पार्टी का ही अभिलाषी होती है और इसलिए ऐसे स्पीकर को यह आशा रखना कि वह तब भी पद पर चुना जाए जबकि पार्टी को बहुमत प्राप्त हो जाए असंभव है। परिणाम के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश तथा अमेरिका के स्पीकर में एक बड़ा ही अंतर है, क्योंकि अमेरिका का स्पीकर जो है पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है, वहाँ जो है ब्रिटिश स्पीकर सारे सदन के प्रतिनिधित्व होते हैं और निष्पक्षता उसकी बड़ी विशेषता होती है। जो हमारा दोस्तों आया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सीनेट। सीनेट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कांग्रेस का जो है दो पक्ष होता है, एक प्रतिनिधि सदन होता है और एक सीनेट होता है। प्रतिनिधि सदन जो होता है बहुत कमज़ोर होता है, वो 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन सीनेट का जो होता है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। और कहते हैं 50 राज्य में से जो है 2-2 सीनेट को चुना जाता है, यानी इसकी कुल संख्या जो होती है 100 होती है। लेकिन अगर हम प्रतिनिधि सदन की बात करें तो इसकी संख्या जो होती है 435 होती है, ठीक है। लेकिन इसका महत्व जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सीनेट की बात करें तो इसके पास शक्तियाँ भरमार है और काफ़ी शक्तियाँ जो है इसके पास निहित है, क्योंकि कांग्रेस की शक्तियों के रूप में है, तो ये सबसे ऊपरी सदन कहलाता है, ठीक है। तो ये सीनेट का जो ऊपरी सदन है उसके विषय में यही बात कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस द्विसदनीय विधानमंडल है। द्विसदनीय का मतलब दोस्तों होता है कि एक निम्न सदन होते है, एक उच्च सदन होती है। तो निम्न सदन के विषय में तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, अब जो है उच्च सदन के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो इसके निचले सदन की जो है प्रतिनिधि सदन था तथा जो ऊपरी सदन है उसे सीनेट कहते हैं। मिनरों ने साफ शब्दों में एक बात कहा था कि सीनेट हर पक्ष से पहले दर्जे पर आता है। विश्व के जो है प्रायः सभी देशों में ऊपरी सदन निचले सदन से कम शक्तिशाली होता है, जो कि हर जगह होता है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट प्रतिनिधि सदन के बराबर की शक्तियों से कुछ अधिक विशेष शक्तियां रखती है। संविधान में भी सीनेट का नाम प्रतिनिधि सदन से पहले आता है और विश्व के दूसरे सदनों में सीनेट का एकमात्र एक ऐसा सदन है जिसमें निचले सदन और प्रतिनिधि सदन का जो है मात कर देता है, तो इसलिए इसका महत्व भी बढ़ जाता है। अगर बात करें यहाँ पर हम संगठन की, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रतिनिधि सदन का समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है। जबकि सीनेट राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, यानी अगर देखा जाए प्रतिनिधि सदन जो है समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जबकि सीनेट राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। सीनेट संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय प्रणाली का सबसे बड़ा चिन्ह है और इसमें सारे राज्य को चाहे वो बड़े या छोटे हों सामान्य प्रतिनिधित्व दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर देखा जाए तो 50 राज्य हैं। प्रत्येक राज्य सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार, यानी 2 ही प्रतिनिधि जो है भेज सकते हैं। इसके सदस्यों की कुल संख्या जो है 100 हो जाती है, यानी 50 में से 2-2 अगर भेजा जाए प्रत्येक राज्य से तो 100 बन जाती है। संविधान की धारा 5 में यह व्याख्या की गई है किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध सीनेट में सामान्य प्रतिनिधित्व को वंचित नहीं किया जा सकता है। राज्यों को सामान्य प्रतिनिधित्व इसलिए दिया गया है क्योंकि छोटे छोटे राज्य संघ में आने से जो है झिझकते थे। छोटे राज्यों को बड़े राज्यों से इतना भय था कि उन्होंने भी संविधान में यह धारा रखी कि सामान्य प्रतिनिधित्व की धारा में संशोधन ही नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो है 2 सदस्य के जो है प्रावधान किया गया कि किसी भी सदस्य को जो है कमजोर ना कहा जाए। सीनेट में सारे राज्यों के सामान्य प्रतिनिधित्व देने पर कठोर आलोचना भी की जाती है। इसका सबसे बड़ा अवगुण यही है कि ऐसा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का राज्य की भावना के अनुसार नहीं है। न्यूयॉर्क जैसे राज्य को भी अलास्का जितना प्रतिनिधित्व दे देना उचित नहीं है, जबकि उनकी संख्या में लगभग 100% का अंतर है। इससे ग्रामीण हितों की नागरिकों हितों से कहीं अधिक जो है हस्तक्षेप प्राप्त हो गया है, परंतु ऐसे प्रतिनिधित्व का नियम होना आवश्यक था। यह एक समझौता था जिसके अनुसार प्रतिनिधि सदन में जो है जनसंख्या के प्रतिनिधित्व दिया गया और सीनेट में जो है संघीय इकाई को बनाया गया।
यदि बात यहाँ पर हम करें कि सदस्य के लिए योग्यता क्या है, तो योग्यता तो जनरली यही होती है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो। सबसे पहली बात, वह कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, वह कम से कम 9 वर्ष तक संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी रहा हो और वह उस राज्य का भी नागरिक हो जिसे राज्य से चुनाव लड़ना चाहता है। वह किसी सरकारी वैधानिक पद पर न हो, यह सरकारी पद पे न होना भी इसकी इम्पोर्टेंटता को दर्शाता है। बात आ जाती है अगर हम चुनाव की करते हैं तो कहते हैं आरंभ में सीनेट के सदस्य जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा चुने जाते थे। उस समय उनका चुनाव राज्य के विधानमंडल के सदस्य करते थे। इस चुनाव अवधि में बड़ी कुरीतियाँ थी, बहुत ही बुराइयाँ थी। वोट थोड़े होने के कारण वोट खरीदी जाती थी और कई दूसरे प्रकार के भ्रष्टाचार होते थे। केवल धनी लोग ही चुनाव जीत सकते थे। इस प्रकार सेनेट के सदस्य या तो धनवान हितों की प्रतिनिधित्व करते थे या स्वयं शक्तिशाली धनवान हो जाते थे। इन दोषों को दूर करने के लिए सन 1913 ईस्वी में संविधान में 17वां संशोधन किया गया, जिसके अनुसार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली समाप्त करके सीनेट सदस्यों का चुनाव जो है नागरिक के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में कर दिया गया। जब सीनेट सदस्य को वही जो है वोटर चुनते हैं जो प्रतिनिधि सदस्य के चुनते हैं, तो इसको चुनाव के लिए जो है चुनाव क्षेत्र नहीं बनाए जाते। अतुल राज्य के सारे नागरिक ही दोनों सीनेटरों को चुनते हैं और इस प्रणाली ने अप्रत्यक्ष चुनाव को बहुत से जो दोष दूर कर दिए हैं, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं अवधि की, तो सीनेट एक अस्थायी सदन है और इस कारण ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति आते जाते हैं, प्रतिनिधि सदन 2 वर्ष के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, परंतु अमेरिकी सरकार का यह अंग सदा चालू रहता है। यानी सीनेट प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष पद छोड़ते हैं। इस प्रकार सीनेट प्रतिनिधित्व की सदन की तरह कभी भंग नहीं होता है। सीनेट के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रतिनिधि सदन के 2 वर्ष के लिए। अवधि इस अंतर सीनेट की जो है प्रतिनिधि सदन को सबसे अधिक शक्तिशाली बना देता है। बड़े राजनीतिक नेता जो है सीनेट के सदस्य बनना पसंद करते हैं। जो बड़े बड़े नेता होते हैं इसी के सदस्य बनना काफ़ी रुचि भी दिखाते हैं। यदि बात करें अधिवेशन की, तो कहते हैं सीनेट के अधिवेशन प्रतिनिधि सदन के साथ ही होते हैं। संविधान के अनुसार वर्ष में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन आवश्यक है। आवश्यक पड़ने पर राष्ट्रपति कभी भी विशेष अधिवेशन बुला सकता है और दोनों सदनों के अधिवेशन इकट्ठे ही उठाते हैं। परंतु यदि समाप्त होने से संबंधित तारीख पर दोनों सदनों में समझौता नहीं होता है तो उस समय राष्ट्रपति इसके अधिवेशन समाप्त होने की तिथि निश्चित भी कर देता है। आज तक यह अवस्था नहीं आई है। ठीक है, ऐसी जो है नई बात आई है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर आती है। आगे आता है दोस्तों हमारा गणपूर्ति, यानी सीनेट की कार्रवाई चलाने के लिए कुल सदस्यों का स्पष्ट बहुमत होना अनिवार्य है। अर्थात अब तक जो है 51 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तब तक सीनेट की कार्यवाही नहीं होता है। यानी 51 सदस्य का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है इसके जो है कार्य स्टार्ट करने का। बात करें विशेष अधिकार का, तो सीनेट में सदस्यों को कई विशेष अधिकार और छूट प्राप्त है। इन्हें अधिवेशन के समय किसी सिविल अभियोग के संबंध में पकड़ा नहीं जा सकता है। इन्हें न्यायालय में गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है और सदन में दिए गए भाषण के आधार पर उन पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इनके पावर है। अगर वेतन और भत्ते की बात करें तो सीनेट के सदस्यों के प्रतिनिधित्व सदन के सदस्य की तरह ही नियमानुसार वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं। रिटायर होने के पश्चात सदस्य को पेंशन भी मिलता है, तो इसीलिए ये सदन जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। बात करें सभापति का, तो कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उप प्रधान सीनेट का जो है पदेन अध्यक्ष यानी 100 ऑफिसर चेयरमैन होता है और इस सभापति के अधिकार प्रतिनिधि सदन के स्पीकर से बहुत कम होते हैं। चाहे यह भी स्पीकर की तरह ही सदन की अध्यक्षता करता है, शांति बनाए रखता है और सदस्यों को पहचानता भी है, परंतु इसका सदन में बहुत अधिक आदर नहीं होता है क्योंकि यह सदन का सदस्य नहीं है। इससे साधारण वोट डालने का अधिकार नहीं है, परंतु जब किसी विषय पर दोनों पक्षों को मत बराबर होता है तब अध्यक्ष को निर्णायक मत डालने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि बात हम यहाँ पर करें सदन में कार्रवाई की विधि का, तो सीनेट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह नए चुने गए सदस्यों को चुनाव संबंधी निर्णय करे। इसका निर्णय अंतिम होता है कोई सदस्य सीनेट का सदस्य बनने के योग्य है या नहीं। इसमें कई व्यक्तियों के सीनेट का सदस्य बनने नहीं दिया, चाहे वे बहुमत वोटों से
चुने गए हों। उन पर सीनेट में एक जो से अधिक स्त्रियां रखने या चुनाव पर अधिक व्यय करने का आदि के दोष भी लगाए थे। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है। यदि बात यहाँ पर करें हम सीनेट के काम काज चलाने में सभापति को बड़ा ही अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी कोई बड़ा अधिकार प्राप्त नहीं है। काम काज सीनेट के द्वारा निश्चित किए गए नियमों के अनुसार ही चला जाता है। ये नियम प्रतिनिधि सदन के से मिलते जुलते हैं, परंतु एक पक्ष में बड़ा अंतर यह है कि वह है कि बहस के नियमों के संबंध में अंतर देखने को मिला है, यानी काफ़ी अंतर देखने को यहाँ पर मिल जाता है। प्रतिनिधि सदन के सदस्य अधिक होने के कारण हर सदस्य को बोलने तथा बहस में भाग लेने का अधिकार बहुत थोड़ा था, निश्चित समय दिया जाता है, परंतु इसके विपरीत सीनेट में बोलने पर बहुत कम प्रतिनिधित्व प्रतिबंधित है। सदस्य जितने देर चाहे भाषण दे सकता है, जबकि प्रतिनिधि सदन में 1 घंटे का नियम लागू है। 1917 में पूर्व सीनेट में किसी भी प्रस्ताव पर बहस को समाप्त करने की कोई विधि नहीं थी। जब तक सदस्य बोलते रहते थे तब तक इन पर जो है वोट नहीं पड़ सकते थे। बोलने की इस असीमित स्वतंत्रता के कारण ही बेगन ने लिखा है कि यदि संसार में प्रतिनिधि सदन का सबसे अधिक रोकों वाला विचार करने वाला सदन है तो सीनेट सबसे स्वतंत्र माना जाता है। यदि बात करें यहाँ फिलिबस्टर का, तो यहाँ पर जो है विचार करने की संपूर्ण स्वतंत्रता का गुण है इनके पास, और इसमें हर विषय पर हर पक्ष के पूर्ण विचार हो सकता है। अंत अल्पसंख्यक को भी अपने विचार प्रकट करने का पूरा अवसर मिलता है। वहाँ इस स्वतंत्रता का जो है दुरुपयोग भी किया जाता है। इस स्वतंत्रता ने बड़ी कृतियाँ एवं एक अमेरिकन संस्था को जन्म दे दिया है, जिसे हम फिलिबस्टर भी कहते हैं। यानी इसके कुरीतियों की वजह से जो है फिलिबस्टर का जन्म हुआ है, और यह एक विधि है जिसके प्रयोग से जो है सीनेट ने के एक सदस्य इस क्रम को अपने भाषण देते हैं, और इससे लंबे लंबे भाषण भी होते हैं। कहते हैं अगर इस बात की बिल के पास होने से अधिक देर लगाई जा सके तो उनका लक्ष्य या तो यह होता है कि बिल पास ही ना हो या बिल में इसकी इच्छा के अनुसार परिवर्तन किया जाए। यह विधि बहुत ही प्रभावशाली होती है, और इसमें कई बार इस विधि से कई बिल पास भी नहीं होने दिए जाते हैं, क्योंकि किसी भी सदन को बोलने के संबंध में कोई समय निश्चित नहीं होती है। जब तक उसका श्वास तथा गला साथ दे वह भाषण जारी रख सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक नहीं है कि वह बिल के संबंध में ही भाषण दे। वह तो चाहे बोल भी सकता है, केवल आवश्यक बात है यह बोलता जाए। इसमें दो राय नहीं है। सीनेट जो है टिल्समैन के कई घंटे वायरन की कविताएं ही पढ़ी थी, जब तक जो 1993 में सीनेट जो है मूरज का सबसे बड़ा भाषण हुआ, जो 22 घंटे तथा 26 मिनट बोलते रहे। इस प्रकार यदि सदस्य का एक समूह श्रृंखलाबद्ध भाषण दे रहे हैं तो बिल पास नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही जो है फिलिबस्टर का जो जन्म हुआ बहुत इम्पोर्टेंट था, और इसमें जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी माने रखता है। अब कहते हैं कि अगर बोलने का नियम है तो बहस समाप्त करने का भी नियम यहाँ पर लागू किया गया है। 1917 से 1949 के जो मध्यम जो फिलिबस्टर की इस संस्था की कड़ी आलोचना होने लगी, क्योंकि इससे यह एक अल्पसंख्यक बहुगिनती के निर्णय करने में असमर्थता बनती दिखाई दे रही थी। बहुत समय तक सीनेट के सदस्य बहस रोकने संबंधी कोई नियम बनाने में झिझकते रहे, परंतु जब कहते हैं 1916 ईस्वी में अमेरिकन व्यापारी जहाज़ों के शस्त्रबंद करने के संबंध में 11 व्यक्तियों की जो है फिलिबस्टर के बिल पास न होने दिया, तो यह विचार जो है बल पकड़ गया कि बहस समाप्त करने की कोई न कोई जो है विधि आवश्यक होना चाहिए। इसलिए 1917 ईस्वी में यह नियम बनाया गया कि यदि बहस की समाप्ति का प्रस्ताव 1/16 सदस्य के हस्ताक्षर के सदन में पेश किया जाए तो वहाँ जो उपस्थित सदस्यों में से 2/3 बहुमत से स्वीकृति देते हैं, और इसे प्रस्ताव पर वोटों भी ली जाएगी। 1949 ईस्वी में इस नियम में कठोरता लाई गई, जब किसी विषय पर बहस समाप्त की जा सकती है यदि 1/6 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने सीनेट में पेश करें और सीनेट के कुछ सदस्यों की बहुमत इसके स्वीकार करे। इस प्रकार पहले उपस्थित सदस्यों को जो है 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी, परंतु 1949 ईस्वी में ये कुल सदस्यों की बहुसंख्या कर दी गई।
इस प्रकार जब भी सीनेट में फिलिबस्टर का भय कम नहीं हुआ और कई बार अल्पसंख्यक बहुगिनती इच्छा को पूर्ण नहीं होने देते, इस संस्था के विरुद्ध जनता में कोई प्रभावशाली मत नहीं बन सका। आम विचार यह है कि जो है फिलिबस्टर के द्वारा ऐसे बिल प्राप्त किए गए हैं जो कि जनता में लोकप्रिय नहीं थे। अब बात आती है सीनेट के कार्य और शक्तियाँ का। तो कार्य और शक्ति के विषय में जानना अधिक रोचक होगा, क्योंकि कहते हैं सीनेट कई महान वैधानिक, न्यायिक और कार्यकारी जो है चुनाव संबंधी वैधानिक आदि शक्ति प्राप्त है। इसका जो है आपको पता होना चाहिए कि वित्तीय शक्तियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पाया गया है। सीनेट प्रतिनिधित्व सदन के साथ मिलकर संघ की कानून बनाने की शक्ति का प्रयोग करता है और कानून बनाने में कांग्रेस के दोनों सदनों की शक्तियां सामान्य हैं। साधारण बिल सीनेट में भी पेश किए जा सकते हैं और सीनेट की स्वीकृति के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता, ये बहुत जरूरी है। यदि बिल के संबंध में दोनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो इसका हल ढूंढने के लिए दोनों सदनों के सदस्यों को एक कमेटी बनाई जाती है जो समझौता कराने का हमेशा यत्न करती रहती है। इस समिति को जो है समझौता समिति यानी कॉन्फ्रेंस कमेटी भी कहा जाता है और इसमें दोनों सदनों के 3 सदस्य लिए जाते हैं। यदि समझौता सीमित किसी निर्णय पर न पहुंच सके तो बिल रद्द हो जाती है। कहते हैं जब कभी किसी बिल के जो है संबंध में दोनों सदनों में भिन्न भिन्न विचार हो तो साझी कमेटी आम तौर पर जो है सीनेट का ही पलड़ा भारी रहता है, यानी सीनेट की ही बात का विचारधाराओं को यहाँ प्रायोरिटी दी जाएगी। सीनेट के सदस्य अधिक राजनीतिक अनुभव रखते हैं और राजनीतिक दलों के प्रसिद्ध नेता भी होते हैं। इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि वैधानिक क्षेत्र में सीनेट को जो है प्रतिनिधि सदन को अधिक शक्तिशाली तथा सामान्य प्राप्त है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सीनेट की बातों को जो है नहीं काटा नहीं जा सकता, क्योंकि सीनेट में जो वो इंपॉर्टेंट सदस्य होते हैं जो काफ़ी फेमस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य जो है सीनेट के सदस्य होते हैं। लेकिन अगर प्रतिनिधि सदन की बात करें तो उसमें जो है 435 होते हैं और इसमें इनका कोई रोल नहीं होता है। वो आम नागरिक होते हैं, आम जनता होते हैं, जो कि उनकी कोई प्रसिद्धि का कोई नामो निशान तक नहीं होता है। तो इसकी बातों को यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। अगर बात करें यहाँ वित्तीय शक्तियाँ का तो कहते हैं धन बिल सीनेट में पेश नहीं किए जा सकते हैं। संविधान द्वारा धन बिलों को जो आरंभ करने का अधिकार केवल प्रतिनिधि सदन को ही होता है, परंतु इसके बावजूद भी वित्तीय मामलों में सीनेट अधिक शक्तिशाली हो जाता है और धन बिल प्रतिनिधि सदन के बाद सीनेट के पास चला जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें यहाँ पर हम वित्तीय शक्तियाँ का, तो वित्तीय जो फाइनेंशियल पावर होती है, तो अमेरिका के जो यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें तो उनके पास 2 शक्तियों के रूप में जो है वित्तीय शक्तियाँ उपलब्ध होती है। कहते हैं धन बिल सीनेट में पेश नहीं किए जा सकते हैं। संविधान द्वारा धन बिलों के आरंभ करने का अधिकार केवल प्रतिनिधि सदन के ही होता है। प्रतिनिधि सदन जो होता है कमज़ोर होती है, लेकिन फिर भी इसके पास जो है वित्तीय शक्तियाँ होती है, परंतु इसके बावजूद भी वित्तीय मामले में सीनेट की अधिक शक्तिशाली है और धन बिल प्रतिनिधि सदन के बाद जो सीनेट के पास ही जाता है। सीनेट धन बिल को जो है शीर्षक को छोड़ कर बिल में जो है शेष सभी तरह के संशोधन कर सकती है, यानी सभी तरह के संशोधन करने का जो है प्रावधान इसके पास उपलब्ध होता है। कोई वित्तीय बिल तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक सीनेट इसकी स्वीकृति न दे। तो कहते हैं संशोधन की शक्तियों के द्वारा सीनेट के में कई बार बिल का जो है वही नाम रख कर सभी धाराओं का जो है परिवर्तन भी किया गया है। एक बिल पर जब सैकड़ों संशोधन हो जाए तो बिल आरंभ करने की शक्ति बीच में ही रह जाती है। अंत वित्तीय बिल आरंभ करने की ये संवैधानिक रूप में इसमें शक्ति नहीं होती है जो व्यवहारिक रूप से आवश्यक हो। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है, जो कि समझने के लिए जरूरी था, क्योंकि वित्तीय शक्तियाँ जो होती है तो प्रतिनिधि सदन के पास ही, परंतु इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सीनेट जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है इसमें। अगर बात करें हम कार्यकारिणी का विशेष शक्तियों के विषय में, तो कहते हैं अगर बात सीनेट के केवल संवैधानिक शक्तियों की नहीं दी गई है तो इसे राष्ट्रपति के कार्यकारी क्षेत्रों में भागीदारी भी बनाया गया है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को सारी नियुक्तियां करने में और विदेश से संधि करने में सीनेट की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियों को जो है यहाँ पर एक बंधन में बांध दिया गया है, जिसमें सीनेट की स्वीकृति जो है बहुत इंपॉर्टेंट माने रखता है। राष्ट्रपति किसी भी सरकारी पद के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित ही करता है और नियुक्ति केवल तभी होती है जब सीनेट इसकी स्वीकृति दे दी, यानी सीनेट की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इस स्वीकृति के संबंध में कई परंपराएं बन गई है। सीनेट जो है शिष्टाचार
के अनुसार राष्ट्रपति को अपने दल के उन 2 सीनेटरों को सलाह नियुक्त से पहले जो है अवश्य लेनी पड़ती है जो उस राज्य में चुने गए हों। जिस राज्य में नियुक्ति की जा रही है, सीनेट कई बार अपनी स्वीकृति न देकर उस नियुक्ति को रद्द भी कर सकती है। सीनेट में राष्ट्रपति निष्कासन द्वारा भी की गई मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अस्वीकार भी किया जा सकता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आती है। अगर बात करें संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी बाहरी देश के से सभी संधि कर सकता है यदि सीनेट के 2/3 सदस्य इसकी स्वीकृति दे। सीनेट का यह अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और 1935 तक इसमें कोई जो है 62 संधि रद्द भी की गई है। इसमें प्रथम महायुद्ध के पश्चात की गई वेस्टलैंड की संधि रद्द की गई थी। इस पर टीका टिप्पणी करते हुए कहते हैं और लिखते हैं कि पहले महायुद्ध के अंत में जो है अमेरिकन सीनेट की विदेशी संबंधों के विषय में जो शक्ति उभरी उससे पहले इस प्रकार की नहीं थी। जब राष्ट्रपति विल्सन जिन्हें पेरिस में अभिसंधि तथा लोक संघ नेशन की संविधान संयुक्त राज्य की ओर से हस्ताक्षर किए गए तो कहते हैं कि सारा कार्य विपरीत कर दिया गया था। जब सीनेट में इस शांति की संधि किए गए तो राष्ट्रपति हस्ताक्षरों के स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सीनेट की इस शक्ति को दुखी होकर जो है राष्ट्रपतियों ने विदेशियों से समझौता करने के लिए कई और मार्ग ढूंढने लग गए, जैसे कि कार्यकारी समझौता आदि। तो कार्यकारी समझौता भी उसी के अंतर्गत आने वाला एक समझौता है जिसमें राष्ट्रपति स्वयं ही जिम्मेवार होता है, वो किसी से सीनेट की जो है अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके पश्चात आता है न्यायिक शक्तियां, यानी अमेरिका सीनेट ने कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। संविधान सीनेट के महाभियोग का निर्णय करने के लिए एक न्याय का अधिकार देता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य संघीय अधिकारियों को देशद्रोह, भ्रष्टाचार, रिश्वत और दूसरे अपराध के लिए जो है महाभियोग पेश को हटाया जा सकता है। यानी महाभियोग जो है पास करने का सीनेट को पूरी शक्ति दी गई है। इसके विधि यह है कि प्रतिदिन सदन व्यक्ति पर दोष लगाता है, यानी कोई व्यक्ति पर दोष लगता है और इस पर निर्णय सीनेट देती है तो सीनेट किसी भी व्यक्ति को इस अपराध के द्वारा निकालने के लिए 1/2 बहुमत से प्रस्ताव पास करना पड़ता है। इस अभियोग के द्वारा किसी भी अधिकारी को कैद या शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता, केवल उस व्यक्ति को पद से हटाया जा सकता है या सारे जीवन के लिए किसी भी सरकारी पद के अयोग्य बना दिया जा सकता है। अभी तक सीनेट ने ऐसे कुल जो है 14 अभियोग पर निर्णय दिया गया है, जिसमें 2 राष्ट्रपति के संबंध में थे, परंतु दोनों राष्ट्रपतियों के विरुद्ध प्रस्ताव पास नहीं हो सका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था यहाँ पर। अगर हम दूसरी बात करें जांच पड़ताल करने की शक्ति, तो ये भी सीनेट के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों को लागू होने के कारण कार्यकारी अंग जो है विधान पालिका और कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। भारत तथा इंग्लैंड में यहाँ संसदीय सरकार है और वहाँ जो संसद का मंत्रिमंडल पर पुण्य नियंत्रण होता है तथा कई विधियों के द्वारा जो है कार्यपालिका कार्य पर जो है निरीक्षण रखती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस अस्तित्व को सीनेट ने अपनी जांच पड़ताल की कमेटी के द्वारा पुण्य भी किया था। संविधान के अनुसार तो सीनेट को केवल उसके द्वारा बनाए गए जाने वाले कानून के लिए आवश्यक आंकड़े एकत्र करने की जो है पूछ पड़ताल करने की शक्ति दी गई, परंतु सीनेट की जो है कमेटियां इस धारा से बहुत आगे चली जाती है और लोकमत ने भी सीनेट के इस कार्य का समर्थन भी किया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो अध्यात्मक सरकार में और कोई ऐसा साधन नहीं था जिसके द्वारा यह राज्य प्रबंधन में अयोग्य तथा भ्रष्टाचार को जनता के समक्ष लाया जा सके। यदि बात करें अपने सदस्यों के संबंधी कुछ निर्णय के, तो कह सकते हैं कि इसमें भी जो है सीनेट को बहुत शक्तियां मिल गई है। सीनेट को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह अपने सदस्यों की योग्यता तथा उसके चुनाव से संबंधी प्रश्नों का निर्णय भी कर सके। यदि सीनेट चाहे तो किसी भी निर्वाचित सदस्य को सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से रोक भी सकता है। अगर उदाहरण के लिए देखें तो 1960 ईस्वी में इलिनॉय राज्य के फ्रैंक एल स्मिथ को तथा पेंसिल्वेनिया के राज्य के विलियम्स एस वेयर को के सदन में अपना स्थान लेने से इस बात के आधार पर रोक दिया गया था कि उन्हें चुनाव में बहुत अधिक धन खर्च किए थे। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम आ जाते हैं अगर निष्कर्ष पे, तो निष्कर्ष पे साफ शब्दों में ये बात
सामने आ जाती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सीनेट वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, जिसका स्थान राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से किसी प्रकार से कम नहीं है। इसलिए लर्स्किस ने शब्दों में सीनेट में आम नागरिकों की रुचि इसका सबसे बड़ा गुण है। यानी आम नागरिक भी जो है सीनेट के सदस्य बनने के लिए ललायित होते हैं और योग्य व्यक्ति के यह पहुंचने का जो लालसा होना भी एक विशेष गुण ही माना जाता है। कहते हैं संविधान बनाने वालों ने इस सदन को संगठनात्मक राज्यों की रीढ़ की हड्डी बनाई है, क्योंकि सारे राजनीतिक जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उन्होंने इसे महान सदन बनाया है और वह जो है विश्व के ये सभी अन्य ऊपरी सदनों की तरह किसी प्रकार भी दर्जे का सदन नहीं है। कहते शक्तियों का सम्मान के पक्ष में यह प्रथम स्थान रखती है। इसके सम्मान का बड़ा कारण इसका जो है संगठन का इसकी विशेष शक्तियां ही हैं। इसे राष्ट्रपति की शक्तियों के भागीदारी बनाया गया है। राष्ट्रपति द्वारा की गई प्रत्येक नियुक्ति तथा संधि के लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक मानी जाती है। तो सीनेट जो है प्रिवी काउंसिलिंग की तरह कार्य नहीं कर सकी जैसे कि संविधान बनाने वाले चाहते थे, परंतु संविधान के द्वारा दी गई इन शक्तियों से उसने राष्ट्रपति के निर्देश बनाने में से रोका गया। सीनेट की शक्तियों भी अधिक है और ये प्रतिनिधि सदन के जो अवधि भी अधिक है, यानी 6 साल कम नहीं होते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति की भी जो कार्यकाल होती है सिर्फ 4 वर्ष की होती है। इसलिए उच्च कोटि के राजनीतिक नेता इसका सदस्य बनना ही पसंद करते हैं। राष्ट्रपति पद के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेटर का सम्मान होता है। लगभग सदैव सीनेटर के सदस्य में से ही संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति भी बनाया जाता है। सीनेट में बहस संबंधी कानून नम्र है, जिससे वहाँ जो है अल्पसंख्यकों की अपने विचारों को प्रकट करने का पुण्य अवसर भी प्राप्त होता है। सीनेट की कार्यवाही को देश के समाचार पत्र बहुत ही महत्व देते हैं। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति व्यक्त समाचार पत्रों को शीर्षक लेख बनते हैं तो सीनेट में भी हुए भाषण समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ पर ही आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट का बड़ा ही सम्मान है। इसमें वायस ने कहा था अपने शब्दों में कि सीनेट सरकार की शक्ति का ध्रुव केंद्र है और इसके पास एक और सदन के जो है लोकतांत्रिक जो अंधाधुंध कार्रवाई को रोकने का अधिकार है, तो दूसरी ओर राष्ट्रपति की राजनीतिक इच्छाओं को रोकने का भी अधिकार इसी के पास है। यानी सीनेट इज द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इन द गवर्नमेंट अथॉरिटी टू द चेक और एंड द क्वेक्ट ऑन द वन ऑफ हैंड टू द डेमोक्रेटिक रिक्लाइनेस ऑफ द हाउस एंड नो ऑन द अदर हैंड देयर मर्क्वाइजेस एविंशन ऑफ देयर प्रेसिडेंट। यदि बात करें अमेरिकन सीनेट विश्व के सभी दूसरे सदनों में जो है शक्तिशाली है, तो ये कहना दो राय नहीं है, सच है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर अमेरिकन सीनेट जो अमेरिकन कांग्रेस का द्वितीय सदन है, यानी आपको पता ही है कि द्वितीय सदन के रूप में है। पहला सदन जो है प्रतिनिधि सदन है, ठीक है, उसके बाद द्वितीय सदन जो है सीनेट ही आती है जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। प्राय सभी लोकतांत्रिक देशों में निचले सदन को ही वास्तविक शक्ति प्रदान की गई है और इसे द्वितीय सदन से अधिक शक्तिशाली भी बनाया गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहते हैं परंतु अमेरिका सीनेट की संसार में एकमात्र सदन है जो निचले सदन से अधिक शक्तिशाली है, यानी इसका ऊपरी सदन जो है शक्तिशाली है और सभी देशों में जो है ऊपरी सदन हमेशा शक्तिशाली नहीं रहती है। लेकिन अमेरिका में ही यहाँ पर जो है निचले सदन से जो है ऊपरी सदन सबसे अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने साफ शब्दों में बात कहा था कि दूसरा सदन का कहना गलत शब्दों का प्रयोग है, क्योंकि संविधान में इसका नाम प्रतिनिधि सदन से पहले आता है। संविधान नेताओं से सीनेट के जानबूझकर अधिक शक्तिशाली बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि सीनेट के प्रतिनिधि सदन के स्वेच्छाचारी शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के समय साथ साथ राष्ट्रपति के लिए इसके सलाहकार के रूप में भी कार्य करे। मंत्रिमंडल की संस्थाओं के जो है विकास के कारण यह राष्ट्रपति की सलाह देने का कार्य भी नहीं कर पाया, परंतु वैसे प्रत्येक क्षेत्र में इसकी शक्तियां प्रतिनिधि सदन से अधिक है। इसे संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जा सकता है। इसमें हर्षकन का कहना था कि बहुत से ऐसे काम हैं जो राष्ट्रपति तथा सीनेट प्रतिनिधि सदन की स्वीकृति के बिना करते हैं, तो ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें प्रतिनिधि सदन का जो है सीनेट राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कर लेते हैं, परंतु राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सदन सीनेट की स्वीकृति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। यानी देयर इज द थिंग्स विच इज द प्रेसिडेंट एंड द सेनेट may do not without the consent of their House of Representative, and there are things which is the House of Representative and their Senate may be do without of the consent to President yet a President and the House of Representative can do the competitive letters without any consent of the Senate। यानी जितनी शक्तियाँ
अमेरिकन सीनेट के से प्राप्त है उतनी ही अन्य किसी देश के दूसरे सदनों से प्राप्त नहीं। अगर बात करें सीनेट की शक्तियों की तो यहाँ पर सबसे पहली शक्तियाँ तो यही आती है कि तो इसमें पहला शक्ति आता है विधायिक शक्तियाँ। तो कहते हैं अमेरिकन सीनेट के प्रतिनिधि सदन के समान ही जो है विधायिक शक्तियाँ प्राप्त है। साधारण बिल सीनेट में पेश हो सकता है और इसकी स्वीकृति के बिना प्रतिनिधि सदन के कोई भी कानून नहीं बन सकता है। धन बिल जो है इसमें पेश तो नहीं हो सकते हैं परंतु यह किसी भी धन बिल के पास होने से रोक सकता है। धन बिल के शीर्षक के अतिरिक्त इसकी सभी धाराएं सीनेट द्वारा बदली जा सकती है। सीनेट ने कई बार धन बिल पर सैकड़ों संशोधन करके बिल का जो रूप ही बदल डाला है। इतनी शक्ति किसी दूसरे देश के द्वितीय सदन में प्राप्त नहीं है जितने की अमेरिकन सदन में जो है द्वितीय शक्ति को दिया गया है यानी सीनेट को दी गई है। बात अगर हम करें यहाँ पर कार्यपालिका शक्ति तो कहते हैं कि इसमें एग्जीक्यूटिव पावर में सीनेट के प्रत्यक्ष कार्यपालिका शक्ति भी प्राप्त है। राष्ट्रपति सीनेट की स्वीकृति से ही उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। किसी भी नियुक्तियों को अस्वीकार करके सीनेट राष्ट्रपति पर अपना प्रभाव डाल सकता है। राष्ट्रपति द्वारा विदेशों से की जाने वाली संधि भी उसी समय लागू हो सकती है जबकि सीनेट 2/3 बहुमत से उन पर अपनी स्वीकृति दे दे। इस शक्ति का जो है सीनेट का विदेशी मामलों का पर काफ़ी जो है नियंत्रण स्थापित करके दिखाया गया है। बात यदि हम करें न्यायिक शक्तियों का तो सीनेट की न्याय शक्तियां प्रतिनिधि सदन से अधिक है। महाभियोग का निर्णय सीनेट के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा अन्य संघीय अधिकारियों के विरुद्ध जो है दोष प्रतिनिधित्व सदन लगाता है और इसका जो है निर्णय सीनेट ही करता है। न्याय शक्तियों के क्षेत्र में इंग्लैंड को लॉर्ड सदन को जो है सीनेट से अधिक शक्तिशाली शक्तियाँ प्राप्त है क्योंकि वह इंग्लैंड का सर्वोच्च न्यायालय है और भारत में दोनों सदनों को ही सामान्य न्याय शक्तियाँ प्राप्त है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रह जाती है। यदि बात करें यहाँ पर वित्तीय शक्तियाँ की तो वित्तीय शक्तियाँ में जो है सीनेट को प्रतिनिधि सदन के समान ही संविधान में संशोधित प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है और कहते हैं प्रशासकीय कार्यों में जांच पड़ताल करने का भी इसे अधिकार दिया गया है। यदि सीनेट को पता लगे कि प्रशासन में कहीं भ्रष्टाचार है या कहीं गलत कार्य हुआ है तो वह जो है इसका जांच पड़ताल करने के लिए जांच समिति नियुक्ति कर सकता है और कहते हैं जांच समिति अपना कार्य करते हुए किसी भी कर्मचारी को सरकारी कागज पत्र अपने सामने पेश करने का गवाही देने का आदेश भी दे सकता है। ऐसा करते हुए जांच समिति प्रशासन में फैसला भ्रष्टाचार के प्रकाश में डालती है या भ्रष्टाचार को प्रकाशन में डाली जाती है। राष्ट्रपति हेरिंग्स के समय में जो है तेल भ्रष्टाचार का पता इस जांच समिति के द्वारा ही लगाया गया था जिसके कारण 3 मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ा था और वायरगेट्स कांड के अंतर्गत जो है वह ट्रेगेट जांच समिति के समक्ष उपस्थित होकर राष्ट्रपति जो है निष्कर्षण के बयान देने के लिए बाध्य होना पड़ा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है। यदि बात करें हम सीनेट के अधिक शक्तिशाली होने के कारण क्या है तो वो भी बहुत रोचक बात रहेगी क्योंकि सीनेट की अधिक शक्तियां होने के कारण क्या है। कहते हैं सीनेट की शक्तियों को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिकन सीनेट प्रतिनिधि सदन से अधिक शक्तिशाली है। निचली सदन किसी भी क्षेत्र में इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं सीनेट दूसरे देशों के द्वितीय सदन से भी अधिक शक्तिशाली है। यह केवल नाम मात्र का ही उच्च सदन नहीं बल्कि सब में उच्च महत्व और अधिक शक्ति का सदन भी है। इसमें स्ट्रॉन्ग ने अपने शब्दों में बात साफ कहा था कि सीनेट व्यापक शक्तियों से युक्त है। संभवतः आज जो है विश्व में किसी भी द्वितीय सदन का इतना वास्तविक तथा प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। न केवल राष्ट्रीय महत्व के स्पष्ट विषयों जैसे विदेशी मामले अतुल वित्तीय सहित समस्त संघीय विधान संबंधी धारणाएं बातें भी यहाँ पर स्पष्ट होता है। सीनेट इतनी शक्तिशाली है कि संयुक्त राज्य का एकमात्र शक्तिशाली संघीय सदन माना जा सकता है। इसकी शक्तिशाली स्थिति जो है कि कुछ कारणों से है। तो सबसे पहले हमारा कारण क्या आता है देखते हैं। यहाँ पर पहला तो यही आता है कि लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म। लेकिन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका में कोई भी प्रतिनिधित्व का इतना लंबा समय अवधि नहीं है जितना कि सीनेट को मिली है। 6 साल की अवधि बहुत अधिक होती है। राष्ट्रपति को भी यहाँ पर सिर्फ 4 साल के
के लिए नामांकित किया जाता है। अगर हम निचले सदन की बात करें, प्रतिनिधि सदन की बात करें, तो सिर्फ 2 साल के लिए ही होता है। लेकिन लंबी अवधि होने की वजह से इसकी शक्ति जो है और भी बढ़ गई है। अमेरिका में सीनेट की अवधि प्रतिनिधि सदन से अधिक लंबी है और जो है प्रतिनिधि सदन के सदस्य केवल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चुने जाने के बाद उसके सदस्यों को अभी सदन का अनुभव ही और जानकारी भी नहीं होती है कि उन्हें अगले चुनाव की चिंता पड़ जाती है। लेकिन सीनेट जो होती है 6 वर्ष तक अपने पद पर रहने के कारण निश्चित होकर कार्य करते हैं और अनुभव तथा जानकारी प्राप्त भी कर लेते हैं। सीनेट की 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद रिटायर होते रहते होने के कारण इनमें हर समय पुराने और अनुभवी सदस्य उपस्थित रहते हैं। इसी कारण प्रतिनिधि सदन के मुकाबले में इसकी अधिक महत्ता मानी जा सकती है। यदि बात करें संख्याओं की संख्या का, यानी सदस्यों की संख्या का, तो यहाँ पर नंबर ऑफ द मेंबर कैसे होते हैं। सीनेट की संख्या जो है प्रतिनिधि सदन के कम है, इसके कारण सीनेट की शक्तियाँ एवं महत्व बढ़ जाती है। सीनेट के सदस्यों की संख्या जो है 100 ही है, जबकि प्रतिनिधि सदन की संख्या जो है 435 है। छोटे आकार के कारण सीनेट के वाद विवाद प्रतिनिधि सदन की अपेक्षा कहीं ज़्यादा समर्थक और सजीव होती है। सीनेटरों की भाषणों की जितना समाचार पत्र महत्व देता है, उतना प्रतिनिधियों के भाषण को नहीं दिया जाता, जो कि बहुत ही अलग बात यहाँ रखती है। यदि बात करें यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष कार्यपालिक शक्तियों का, तो कहते हैं अमेरिका में जो है आध्यात्मिक शासन प्रणाली के होते हुए भी सीनेट के प्रत्यक्ष कार्यपालिका शक्तियाँ दी गई है। नियुक्तियों और संधियों पर इसकी स्वीकृति के कारण ही यहाँ राष्ट्रपति अपना प्रभाव डाल सकता है। राष्ट्रपति सीनेट की नाराज करके चैन से बैठने की आशा नहीं कर सकता है। अभी कुछ समय पहले सीनेट के राष्ट्रपति द्वारा की गई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर स्वीकृति नहीं दी गई। तो ये काफ़ी प्रत्यक्ष कार्यपालिक प्रणाली शक्तियाँ भी जो है सीनेट को प्राप्त है। अगर बात करें सामान्य विधायी तथा वित्तीय शक्तियों की, तो सीनेट को जो है प्रतिनिधि सदन के सामान्य ही विधानिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। और प्रतिनिधि सदन कानून बनाते हुए, धन बिल पास करते हुए सीनेट की जो है इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आ जाती है। यदि बात करें प्रत्यक्ष चुनाव की, तो पहले सीनेटरों की चुनाव जनता द्वारा न होकर राज्य के विधायकों द्वारा होती थी। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का यह दावा था कि वे मतदाताओं के वो सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं। परंतु 1913 ईस्वी में सीनेटरों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होने लग गया। प्रत्येक चुनाव को सीनेट का महत्व बढ़ा और प्रतिनिधि सदन के चुनाव के लिए यह आवश्यक है कि जो है उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी हो जहां से कि वह चुनाव लड़ना चाहता है। इस कारण प्रतिनिधि सदन का जो सदस्य समस्त देश तथा अपने राज्य का प्रतिनिधि नहीं माना जाता है, बल्कि एक छोटे से चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधि माना जाता है। उसके मुकाबले में सीनेटर समस्त राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और उसे समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि माना भी जाता है। इसी प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग्स ने साफ शब्दों में कहा था कि सीनेटर कभी किसी भी कहते हैं समय भी और निश्चित रूप से असमय के किसी भी अर्थ में अपने राज्य का सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि राज्य के रूप में संगठित जनता का प्रतिनिधित्व माना जाता है। यानी स्वाभाविक है कि प्रतिनिधि सदन के अपेक्षा सीनेट में जनता की अधिक आस्था रखती है। यदि बात करें भाषण की स्वतंत्रता का, तो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच सीनेट के सदस्यों की भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात सदस्य किसी भी विषय पर जब तक चाहे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। वहाँ इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि सदस्य का भाषण विचाराधीन है, विषय से संबंधित है या नहीं है। प्रतिनिधि सदन वाद विवाद संबंधी नियमों का भी ज़्यादा सख्ती से पालन करता है। वाद विवाद की स्वतंत्रता के कारण सीनेट का वातावरण एक क्लव्य जैसा हो जाता है, जिसमें शक नहीं की गई है। कई बार सदस्य इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी करते हैं, परंतु इसका यह लाभ भी है कि सदस्य जिस विषय पर बोलना चाहते हैं तो वह उसकी पूरी तैयारी करके आते हैं और अपनी पूरी बात सदस्य के सामने कह पाते हैं। कहते हैं समय की कमी के कारण किसी भी सदस्य को अपने विचार प्रकट करने से नहीं रोका जा सकता है। 1917 ईस्वी में कानून पास करके दिया गया कि सीनेट के 2/3 बहुमत से किसी भी वाद विवाद के लिए समय निश्चित किया जा सकता है, परंतु इसका अधिक प्रयोग नहीं किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। यदि बात करें यहाँ पर योग्य एवं वरिष्ठ व्यक्तियों का सदन में, तो कहते हैं सीनेट की लंबी अवधि का अधिक
शक्तियों के भाषण की स्वतंत्रता के कारण इस सदन का अधिक महत्व रहता है और इसी कारण योग्य, अनुभवी तथा विद्वान व्यक्ति जो है इस सदन में मिलते हैं। साधारण व्यक्ति को सीनेट की सदस्यता प्राप्त नहीं होती है और प्रतिनिधि सदन की सदस्यता के तो केवल ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए ली जाती है। सीनेटर अपने राज्य के प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं और राज्य में अपने दल के नेता भी होते हैं। स्वाभाविक है कि सीनेटर जो भी काम करते हैं उसके बड़े ही महत्व की दृष्टि से देखा जा सकता है। बात करें यहाँ भय का अभाव, तो सीनेट की सदस्यता किसी भी संस्था का वर्ग, विषय तथा राष्ट्रपति का कोई भय नहीं होता है। वह प्रत्येक कार्य की निडर होकर जो है आलोचना करता है। सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना से भी जो है सीनेटर नहीं हिचकिचाते हैं, तो ये शक्तियाँ जो है उनको काफ़ी पावरफुल भी बनाते हैं। यदि बात करें सीनेटर की एकता की, तो कहते हैं सीनेटर के सदस्यों के परस्पर भाईचारे की भावना पाई जाती है। जब कोई सीनेट के विशेष अधिकारों में कोई हस्तक्षेप करता है तो समस्त जो है सीनेट एक और होकर उसका मुकाबला करते हैं। उदाहरण के लिए जब भी किसी राष्ट्रपति ने सीनेटर शिष्टा की अवहेलना की है तो सीनेटर ने राष्ट्रपति द्वारा दी गई नियुक्तियों को रद्द भी कर दिया गया है। राष्ट्रपति इलेक्टिस डी रूवेल्ट को इस प्रथा का उल्लंघन करने के कारण कई बार मुंह की खानी पड़ी थी। अपने विशेष अधिकार की रक्षा के लिए सीनेटर के सदस्य दलगत भेदभाव को भूल कर एक हो जाते हैं और वो अपना निर्णय भी सुना देते हैं। उसके पश्चात संसदीय सरकार का अभाव, कहते हैं अमेरिका में मंत्रिमंडल का विधानमंडल का कोई संबंध नहीं है और इसी कारण जो है मंत्रिमंडल सदस्यों को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता है और इस स्थिति में सीनेट को अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बना दिया गया है। उसके पश्चात है यहाँ पर महाभियोग का न्यायालय, यानी सीनेट की स्थिति इस बात से भी महत्वपूर्ण बना दिया है कि इसे महाभियोग का न्याय घोषित किया जाता है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के विरुद्ध दोष रोपण का अधिकार प्रतिनिधि सदन को है और इसमें छानबीन करने का निर्णय देने का अधिकार केवल सीनेट को ही होता है। यदि सीनेट 2/3 बहुमत से दोष रोपण को स्वीकार कर ले तो संबंधित अधिकारियों को अपना पद त्यागना पड़ जाता है और इस प्रकार सीनेट स्वच्छ अधिकारियों को अपनी सीमा में ही रहने के लिए बाध्य कर जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात करें हम जांच पड़ताल की शक्ति का, तो सीनेट की शक्ति होने का एक महत्वपूर्ण कारण कि इसकी जांच पड़ताल शक्ति भी है। कहते हैं जांच पड़ताल द्वारा सीनेट कार्यपालिका पर जो है पर्याप्त नियंत्रण रखा जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आ जाती है। यहाँ पर बात आ जाता है सीनेट के दोष का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द वीकनेस ऑफ द सीनेट। कहते हैं अमेरिका सीनेट विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। इसे एक सफल द्वितीय सदन बताया जाता है और यह अपनी शक्ति का प्रयोग करके शासन का प्रभावात्मक नियंत्रण भी रखता है। परंतु इतना होते हुए भी इनमें कुछ दुर्बलता विद्यमान है। विशेषकर प्रोफेसर लस्की ने इसमें बहुत से दोष बताए थे, जो कि पहला यही है चुनाव में भ्रष्टाचार। कहते हैं अमेरिकन सीनेट के सदस्य के चुनाव में भ्रष्टाचार, धन तथा शक्ति का बहुत बोलबाला होता है। सीनेट सदस्य वास्तव में जनता के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, उनमें बड़े बड़े व्यापार, गृह, कॉरपोरेशन आदि प्रतिनिधित्व होते हैं। अमेरिका में सीनेटरों के बारे में यह आम सूझना जाता है कि जो अमूमक सीनेट कपास सीनेटर होते हैं तथा जो है अमूचक चांदी सीनेटर होते हैं, यानी चुनाव धन के बल पर जीते जाते हैं और चुनाव जीतने के लिए सभी प्रकार के जो है भ्रष्ट साधनों का उपयोग भी किया जाता है। लस्की का कहना है कि प्रत्येक सीनेटर ऐसे बहुत से सदस्य होते हैं जिनकी चुनाव को न्याय संगत नहीं माना जा सकता है। लस्की ने तो यहाँ तक भी कहा है कि पेंसिल्वेनिया में कई ऐसे सीनेटर हैं जिन्हें वाशिंगटन के स्थान पर जेल में होना चाहिए। इस कारण सीनेटर एक प्रतिनिधि लोकतंत्र के स्थान पर एक करोड़पति का क्लब बन के रह गया है, जो कि बहुत ही बड़ा बुराई देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगर बात करें दूसरे दोष का, तो कहते हैं राज्य का सम्मान प्रतिनिधित्व। कहते हैं सीनेट का संगठन लोकतांत्रिक नियमों का उल्लंघन करता है। इसमें सभी छोटे बड़े राज्य के सामान्य प्रतिनिधित्व दिया गया है और इस प्रकार अमेरिकन जनता कि 1/5वां भाग को सीनेट में बहुमत प्राप्त हो जाता है। अब अवस्था जो है लोकतांत्रिक अवस्था के विरुद्ध होता चला जा रहा है। कहते हैं अगर देखा जाए समय को नष्ट करना, तो सीनेट में बिल को पास करने में बड़ा समय नष्ट होता है। एक बिल पर सदस्य बहुत समय तक बोलते रहते हैं, जिसके कारण बिलों के पास करने में बड़ा ही समय लग जाता है, जो कि भ्रष्ट की पहचान बन गई है। भाषण की स्वतंत्रता का दुरुपयोग। कहते हैं सीनेट के सदस्यों को भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है
और इस स्वतंत्रता का कई बार जो है सीनेटर गलत प्रयोग करते हैं। किसी बिल को पास होने से रोकने के लिए कुछ सदस्य बिल मिल जाते हैं और वे लंबे लंबे भाषणों के द्वारा बिल पर जो है मतदान नहीं होने देते हैं। और हमें कई उदाहरण मिलते हैं जब किसी बिल पर वाद विवाद समाप्त होने से पहले ही सदन का जो है अधिवेशन समाप्त हो जाता है। सदस्य बिल को संबंधी विषय में भाषण देने के स्थान पर कई बार कविता पढ़ने शुरू कर देते हैं, जो कि गलत भाषण का यहाँ पर प्रयोग दिखाई देता है। उसके पश्चात यहाँ पर देखा जाए सीनेट की शिष्टता, यानी सीनेट शिष्टता भी अमेरिकन शासन प्रणाली में भ्रष्टाचार का एक साधन है। इस प्रथा के कारण वह सीनेटर से जो राष्ट्रपति के सदन से ही संबंधित हो अपने राज्य में बड़ा ही प्रभावशाली हो जाता है और अपने मित्रों, संबंधियों तथा अपने दल के सदस्यों को उच्च पद पर नियुक्त करने का प्रयत्न भी करता है। वह राष्ट्रपति पर भी प्रभाव डालकर बहुत ही अनुचित कार्य करने की कोशिश करता है। लॉन्ग रोरिंग ने के द्वारा भी सीनेट के सदस्य के आपस में गुटबंदी कर लेते हैं और एक दूसरे के जो है अनुचित लाभ पहुंचाने का सदैव प्रयत्न ही करते रहते हैं। तो ये भी जो है भ्रष्टाचार के रूप में देखा जा सकता है। अगर बात करें यहाँ पर संधियों का समर्थन के रूप में, तो कहते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही की गई संधि को तभी लागू किया जा सकता है जब सीनेट 2/3 बहुमत से स्वीकृति दे दे। सीनेट की इस शक्ति की बड़ी ही आलोचना की गई है कि क्योंकि 2/3 बहुमत प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं होता है। राष्ट्रपति जिसके की संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता है की अवस्था उस समय बहुत ही हस्तप्रद हो जाती है जब उसके द्वारा की गई संधि को सीनेट स्वीकृति नहीं देती है। राष्ट्रपति विल्सन ने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका लीग का सदस्य न बन सका क्योंकि सीनेट ने वार्सल की संधि को स्वीकृति नहीं दी थी। इसलिए अमेरिकन राष्ट्रपति ने ऐसी स्थिति से बचने के लिए संधियों के स्थान पर जो है प्रशासनिक समझौता करने के शुरू कर दिए, यानी प्रशासनिक समझौता में किसी तरह के सीनेट की आवश्यकता नहीं होती है। यदि बात करें राजनीतिक आधार पर छानबीन का, तो सीनेट का एक दोष यह भी है कि सीनेट छानबीन करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग अधिकतर राजनीतिक आधार पर करती है। सीनेट जांच पड़ताल की शक्ति के द्वारा राज्य प्रबंधन में अनुचित हस्तक्षेप भी करती है और कई बार तो सीनेटर बदलने की भावना से प्रेरित होकर योग्य कर्मचारी को तंग भी करते हैं और राष्ट्रपति कार्य में बाधा डालने की कोशिश भी सदैव चलती रहती है। उसके पश्चात आता है राज्य के हितों के प्रतिनिधित्व का न करना। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात आती है कि राज्य के हितों पर प्रतिनिधित्व का न करना। सीनेट राज्य का प्रतिनिधित्व करती है और सीनेट का मुख्य कार्य अपने राज्य के हितों की रक्षा करना होता है, परंतु व्यवहार में अब इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। सीनेटर अपने आप को राज्य का प्रतिनिधि न समझकर देश का प्रतिनिधि समझ रहे हैं। वो सीनेट के मतदान अपने राज्य के हित में न करके राजनीतिक आधार पर करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक राज्य का एक सीनेटर किसी विषय के पक्ष में मतदान करता है तो दूसरा सीनेटर उस विषय के विपक्ष में। वास्तव में सीनेटर राज्य का प्रतिनिधित्व न करके अपने राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है जहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व के लिए सबसे इम्पोर्टेंट राजनीति का स्थान रखता है और यहाँ पर जो सीनेटर जो है अपने प्रतिनिधित्व को अपने लिए वोटिंग करते हैं। अगर हम निष्कर्ष पर देखें, निष्कर्ष पर नज़र डालें, तो निस्संदेह सीनेटर में कुछ दोष तो पाए जाते हैं, परंतु इसके बावजूद भी सीनेटर अपना महत्व रखते हैं और यह कहना है कि सीनेटर पूर्ण रूप से दोषपूर्ण है, ये बात सदैव ही गलत होगा। इसमें बर्गन ने भी अपने शब्दों में कहा था कि संयुक्त राज्य के संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के तानाशाही तथा सीनेटरों को अन्याय में से एक को अपनाया था। दोनों में ही दोष हैं और एक भय के कारण दूसरे को अवसर प्राप्त हो जाता है। दोषों के होते हुए भी अपना काम अच्छी तरह से करते आ रहे हैं और राष्ट्रपति की शक्तियों पर अच्छी तरह से नियंत्रण भी रखते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात भी यहाँ पर रहता है कि इन दोनों के जो है भय करने के दूसरे को अवसर मिल जाता है और दोनों जो है भय दिखा के अपना कार्य निकलवाने की कोशिश करते हैं और अमेरिकन शासन प्रणाली में सीनेट का एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इसमें लश्की ने साफ शब्दों में ये कहा था कि सीनेट बहुत ही त्रुटियां होते हुए भी यह विश्व के सबसे अधिक सफल द्वितीय सदन है, यानी जब ऑल दिस इज द ग्रेव्स फेज ऑफ fashioning of their senator, it's a remain without is expansion of the most successfully second chamber in the world। तो ये बात इसमें दो राय नहीं है और नहीं भी होना भी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये
टॉपिक जो था ख़त्म हो जाता है, जो अमेरिकन कांग्रेस के रूप में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको आपको जानना समझना भी चाहिए और इसके राजनीतिक की जो अवस्थाओं का जो है लाभ भी उठाना चाहिए और साथ में ये भी होना चाहिए कि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा ले। इसलिए आपको एक काम जरूर करना है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे दूसरे बच्चे तक भी ये वीडियो पहुँचे और वही जो है वहाँ के सदनों के संवाद बारे में समझ सके, कांग्रेस के बारे में समझ सके। तो ये आपको करने के लिए बहुत तकलीफ़ नहीं उठाना है, सिर्फ इतना ही करना है कि आपने क्या करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना।